वांगसी लवर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये एफएफ अच्छी लगेगी। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक पर्सन को देखते हैं जो इस वक्त किचन में खाना बना रहा था और कुछ गाना गुनगुना रहा था। गाना गुनगुनाते हुए वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसका हस्बैंड इस वक्त सो रहा है। वो जाके प्यार से अपने हस्बैंड को जगाने लगता है और कहता है, वांग जी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और अपनी ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विहिंग। विहिंग मुस्कुरा देता है और कहता है, वांग जी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अगर तुम थोड़ी देर और सोए तो तुम्हें ऑफिस जाने में देर हो जाएगी और फिर तुम घर आकर खुद ही कहोगे कि तुम्हारा बॉस तुम पर हमेशा किच किच करता रहता है। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता, करता ही तो है, हमेशा परेशान करता रहता है। कभी ये फाइल लेकर आओ, कभी ये फाइल पूरी नहीं हुई, कभी ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनाया है, इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करो, सारा दिन मैं परेशान होता रहता हूँ। विंग मुस्कुरा देता है और वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और उसके लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी उठ जाओ और जाओ जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होकर आ जाओ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतने से मेरा क्या होगा। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, इतने में ही काम चलाना होगा, अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो मेरा नाश्ता जल जाएगा। ऐसा कहकर विंग अपना हाथ छुड़ाता है और सीधे किचन में चला जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो एक स्माइल करता है और फिर वो भी वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी रेडी होकर बाहर आता है तो तब तक विंग ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। वांग जी जल्दी से आकर बैठता है तो विंग आकर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम भी बैठकर खाओ, मैं अकेला नहीं खाने वाला। विंग कहता है, किचन में थोड़ा सा काम है, उसे कर लूँ फिर आकर खाता हूँ। वांग जी कहता है, बाद में कर लेना, पहले मेरे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, तुम हमेशा अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हो। विंग कहता है, मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। वांग जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद विंग भी वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट कर लेता है। वांग जी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और विंग की तरफ देखता है और जल्दी से विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, मुझे आज ना ऑफिस से आने में थोड़ा देर हो जाएगा। विंग कहता, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद विंग भी वांग जी के साथ खड़ा होता है और उसको दरवाजे तक गुड बाय कहने के लिए चला जाता है। वांग जी मुस्कुराते हुए विंग को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंग मुस्कुराते हुए दरवाजे को बंद करता है और वापस आकर अपना घर का काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग घर का काम कर ही रहा था तभी अचानक विंग के दरवाजे पर नॉक होती है। विंग हैरान हो जाता है और कहता है, इस वक्त कौन आया है। ये सोचकर वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने खड़े पर्सन को देखकर हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो पर्सन विंग की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है शायद मुझे तुम्हारे हस्बैंड के ऑफिस में जाना चाहिए था। विंग गुस्से से उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, मुझे बताओ। वो पर्सन कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कितने दिन हो गए मैं तुमसे मिला नहीं। विंग गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वो पर्सन मुस्कुरा देता है और कहता है, अंजाम बुरा होगा, लेकिन अगर मैं एक बार तुम्हारे हस्बैंड से मिलना और उसको तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। विंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, बता के तो देखो, मैं फिर तुम्हारा क्या हल करता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा। वो पर्सन अपने जेब से एक तस्वीर निकालता है और विंग को दिखाता है और कहता है, मेरे पास इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हैं, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पार्सल कर दूँ। विंग गुस्से से देख रहा था और कहता है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो पर्सन फिर डेविल स्माइल करता है और कहता है, अब आए ना लाइन पर, चलो अंदर चलकर बताता हूँ, बहुत दिन हो गई तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी नहीं पी है, एक कप कॉफ़ी पिलाओगे तो सही। विंग गुस्से से अपने दांत पीसता है और कहता है, अंदर आ जाओ। उसके बाद वो पर्सन अंदर आ जाता है और पूरे घर को देखने लगता है और मुस्कुराता है और कहता है, तुमने घर को अच्छे से मेंटेन किया है। विंग कहता है, चुपचाप कॉफ़ी पियो और यहाँ से निकलो। वो पर्सन कहता है, अभी तो मेरी बात कंप्लीट भी नहीं हुई, मुझे क्या चाहिए। विंग कहता है, बताओ। फिर वो पर्सन विंग को बताता है कि उसे क्या चाहिए। विंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा रेड रोज़ क्लब में, मैं तुम्हारा शाम के 6 बजे इंतज़ार करूँगा, आ जाना, नहीं तो ये सारी तस्वीरें तुम्हारे हस्बैंड तक पहुँच जाएगी। विंग गुस्से से अपने दांतों को पीसता है और कहता है, मैं फिर तुम्हें क्या करूँगा ये भी देख लेना। वो पर्सन मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं इसी का तो इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम क्या करने वाले हो। ऐसा कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस रहा था और अपने मन में सोचता है, मैं वांग जी को मेरे अतीत के बारे में पता नहीं लगने दूंगा, मैं वांग जी को कभी भी नहीं बताऊंगा मैं क्या था और क्या हूँ। ऐसा कहकर विंग अपना हेडसेट करता है और कहता है, शाम को 6 बजे रोड रस क्लब जाना पड़ेगा। वैसे भी वांग जी ने कहा था कि आज वो लेट आएगा तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह विंग फिर से अपने घर के कामों में लग जाता है।
और वांग जी जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसकी कलीग लिली उसके पास आती है और कहती है, वांग जी आज फिर से तुम 5 मिनट लेट हो। वांग जी अपना मुंह बनाता है और कहता है, टाइम पर ही तो हूँ। लिली कहती है, अपनी घड़ी देखो, 5 मिनट पूरे लेट हो गए हो और बॉस आ चुके हैं। वांग जी कहता है, ये बुढ़ा इतनी जल्दी कैसे आ जाता है। लिली अपना मुंह बनाती है और कहती है, पता नहीं, ये टाइम का हमेशा फंक्शन होता है। उसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपनी सीट पर जाकर बैठता है। लेकिन जैसे ही वांग जी बैठा होता है तभी एक पियून आता है और उसके पास कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। वांग जी अपना हेड से करता है और कहता है, फिर से। तभी लिली वांग जी के पास आती है और कहती है, लगता है आज पहला नंबर तुम्हारा ही लगने वाला है। अपना मुंह बनाता है और कहता है, मिलकर आता हूँ। जैसे ही वांग जी अपने बॉस के कैबिन में जाता है, बॉस वांग जी की शक्ल देखता है और गुस्से में उसे डांटना स्टार्ट कर देता है। वांग जी अपना सर नीचे करके बॉस की डांट सुन रहा था लेकिन एक शब्द भी नहीं कहता है। उसके बाद सॉरी सर कहकर वहां से चला जाता है। वांग जी जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है उसके सारे कलीग्स उसका फेस देखने लगते हैं, क्योंकि उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल कर रखा है। वांग जी अपनी सीट पर आकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी लिली उसके पास आती है और कहती है, क्या बॉस ने ज़्यादा ही डांट दिया। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपना काम करने लगता है। लिली कहती है, मुझे पता है बॉस कुछ ज़्यादा ही डांटते हैं, तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। वांग जी अपना मुंह बनाता है और कहता है, छोड़ने के लिए तो मैं आज ही छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है ना, मैंने बहुत सारा लोन ले रखा है, उनको चुकाना भी है। अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो लोन कैसे चुकाऊंगा। घर का लोन, मोटरसाइकिल का लोन, फिर और भी चीज़ें हैं जो मैंने लोन पर ले रखी है, फिर तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। उसके बाद वांग जी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है कि मैं और विहिंग बेबी का प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसे में मैं जॉब छोड़ दूंगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। लिली कहती है, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की हालत ही ऐसी होती है, सब कुछ लोन पर ही तो चलता है। हर महीने हमें लोन चुकाना पड़ता है, हमने ईएमआई पर ही हमारी ज़िंदगी चलती है। मंथ एंडिंग तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, सारे पैसे हमारे लोन चुकाने में ही ख़त्म हो जाते हैं। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद फिर से अपना काम करने लगता है। लिली भी अपना जाकर काम करने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का सीन देखते हैं। वांग जी अभी भी अपना काम किए जा रहा था। लिली वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी घर नहीं जाना है। वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है, किसी भी हाल में मुझे ये फाइल कंप्लीट करनी होगी। मैं नहीं चाहता कल वो खरूस फिर से मुझे डांटे, इसलिए मैं ये फाइल कंप्लीट करके ही घर जाऊंगा। लिली मुस्कुरा देती है और कहती है, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम कंप्लीट करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वांग जी हैरानी से लिली की तरफ देखता है और कह रहा है, इंतजार। लिली मुस्कुरा देती है और कहती है, वांग जी तुम भूल गए हो ना, आज मेरा बर्थडे है और मैंने पार्टी दी है रेड रोज क्लब में। वांग जी कहता है, लिली तुम्हें पता है ना, मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जाता। लिली गुस्से से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें 1 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं अपने बर्थडे पे पार्टी देने वाली हूँ और तुमने उस वक्त कहा था कि हाँ तुम मेरे साथ चलोगे। वांग जी कहता है, लेकिन लिली मेरे को बहुत काम है। लिली कहती है, मैं इंतजार कर रही हूँ वांग जी, मैं आज तुम्हें अपने साथ क्लब लेकर ही जाऊँगी। लिली ऐसा कहकर वहीं पर बैठ जाती है। वांग जी लिली की शक्ल देखता है और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। लिली वहीं पर बैठी हुई थी। लिली के साथ बाकी कलीग्स भी वहीं पर बैठ जाते हैं और वो भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उधर विहिंग अपने घर पर परेशान हो रहा था, इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए कि नहीं। फिर वो फैसला करता है कि वो जाएगा, इसलिए विहिंग रेड रोज क्लब में पहुंच जाता है। वहाँ के मैनेजर से मिलकर उस पर्सन का नाम बताता है तो मैनेजर कहता है वो पर्सन इस वक्त वीआईपी रूम में है। विंग को वीआईपी रूम नंबर बता दिया जाता है। विंग धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ रहा था। विंग थोड़ा घबरा रहा था, अगर किसी ने उसे देख लिया तो, ये सोचते हुए उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उस रूम का डोर ओपन करता है तो वही पर्सन उसके सामने बैठा था और एक डेवली स्माइल करता है और कहता है, अंदर आ जाओ और दरवाज़ा लॉक कर दो। विंग गुस्से से उस पर्सन की तरफ देखता है और ना चाहते हुए भी अंदर आ जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। उधर जब वांग जी का काम खत्म हो जाता है तो लिली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लिली वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर लिली अपने सारे कलीग्स और वांग जी को लेकर रेड रोज क्लब में आ जाती है। लिली सबको लेकर पार्टी एरिया में आ जाती है। वहाँ पर सब लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं। सभी ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन वांग जी एक जगह चुपचाप बैठा हुआ था। लिली वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम ड्रिंक नहीं करने वाले। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, लिली मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। लिली कहती है, लेकिन आज तो मेरा बर्थडे है ना, तुम्हें ड्रिंक करना ही होगा। वांग जी कहता है, मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले सकता हूँ लेकिन मैं अल्कोहल नहीं लेता। लिली कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक ही लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लिली वहाँ से चली जाती है। लिली के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। लिली बार काउंटर के पास आती है और वेटर से सॉफ्ट ड्रिंक मांगती है। वेटर उसे सॉफ्ट ड्रिंक देता है तो उसमें लिली अल्कोहल मिला देती है और एक डेविल स्माइल करती है और कहती है, लैन वांग जी
तुमने कहा है ना तुम अल्कोहल नहीं पीते, लेकिन आज मैं तुम्हें अल्कोहल पिलाकर ही छोड़ूंगी। ऐसा कहकर उस ड्रिंक को ले जाकर वांगजी को देती है। वांगजी हैरानी से लिली की तरफ देखता है और कहता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना? लिली हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ हाँ ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चाहे तो तुम इसे टेस्ट कर सकते हो, ये एक तरह का मॉकटेल है। इसके बाद वांगजी कुछ भी नहीं कहता, लिली के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता है और पीने लगता है। उधर भींग कुछ देर बाद उस रूम से बाहर निकलता है। भींग की हालत बहुत खराब थी, भींग के बाल मेसी हो चुके थे, उसकी आंखें लाल थी। भींग चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पार्टी सेक्शन में वांगजी दिखता है। वांगजी को देखकर भींग डर जाता है और वो जाता है ताकि वांगजी उसे ना देखे। भींग वांगजी को देख रहा था। वांगजी इस वक्त लिली के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर भींग गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां कस लेता है, लेकिन तभी भींग की नज़र अदर कलीग्स पर पड़ती है। तब भींग को पता चलता है कि वांगजी अपने कलीग्स के साथ यहाँ पर आया है, लेकिन भींग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। भींग वहाँ से चुपचाप घर वापस चला आता है और फ्रेश होकर सोने के लिए चला जाता है और वांगजी का इंतजार करने लगता है। भींग ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ऐसे दिखा रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन वो जगा हुआ था। वांगजी अपने घर पूरा टल्ली होकर आता है। लिली और उसके अदर कलीग्स उसे दरवाजे पर ही छोड़कर भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो जानते हैं भींग इस वक्त बहुत गुस्सा करेगा। इसलिए वो लोग भींग को बुलाने की गलती नहीं करते और वांगजी को दरवाजे पर ही छोड़कर चले जाते हैं। वांगजी दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन भींग दरवाज़ा खोलता नहीं है। वांगजी अपना स्प्रे की निकालता है और दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है तो देखता है सब जगह की लाइट ऑफ थी। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम में आ जाता है तो देखता है कि भींग इस वक्त सो रहा है। वांगजी भींग को परेशान नहीं करता और चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। भींग अपनी आंखें हल्की से खोलता है और वॉशरूम की तरफ देखता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी लड़खड़ाते हुए वॉशरूम से बाहर आ रहा था, क्योंकि अभी भी उसे अल्कोहल का नशा था। वांगजी धीरे से बेड पर आकर लेट जाता है और भींग को देखने लगता है। भींग अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था। वांगजी भींग को अपने साइड मोड़ता है और भींग के फोrehead पर किस कर लेता है। भींग अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। वांगजी भींग के फेस को ध्यान से देख रहा था और स्माइल कर रहा था और अपनी उंगलियों से भींग के फेस पर सहला रहा था और कहता है, भींग तुम इतने खूबसूरत क्यों हो भींग? देखो ना तुम्हारा फेस, मैं इसे जितना भी देखूं कम है। ऐसा कहकर वांगजी भींग के लिप्स पर किस कर लेता है। भींग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांगजी धीरे से भींग के लिप्स पर कट करता है, जिस वजह से भींग के मुंह से मॉर्निंग की आवाज़ आ जाती है। वांगजी जब ये सुनता है तो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जगे हुए हो ना? भींग आधी नींद में कहता है, वांगजी अभी मैं कुछ नहीं चाहता, सो जाओ चुपचाप। वांगजी कहता है, लेकिन मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तुमने कहा था ना हम बेबी प्लान करेंगे, तो आज करें। भींग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जल्दी से भींग अपनी आंखें खोल लेता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं आज नहीं। वांगजी कहता है, नहीं भींग आज ही। ऐसा कहकर वांगजी फिर से भींग को किस करने लगता है। भींग वांगजी को अपने से दूर कर रहा था और कहता है, वांगजी मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज कुछ भी करने को मन नहीं है। लेकिन वांगजी कुछ नहीं सुन रहा था। वांगजी दोबारा से भींग को किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे भींग के बॉडी से उसके कपड़ों को भी रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। भींग मना तो कर रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी की आंखें पहले खुलती है। वांगजी को इस वक्त बहुत हेडेक हो रहा था। उसकी नज़र भींग पर पड़ती है जो पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी प्यार से उसके सर को सहलाता है और फिर उठकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और भींग की तरफ देखता है। भींग अभी भी सोया हुआ था। वांगजी अपने मन में कहता है, ये बहुत ज़्यादा थक गया है, इसको परेशान नहीं करता हूँ, आज ब्रेकफास्ट मैं खुद ही बना लेता हूँ। ऐसा सोचकर वांगजी किचन में चला जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, इसलिए वो अपने लिए हैंगओवर सूप भी बनाता है और पीता है। उसके कुछ देर बाद भींग की आंखें खुलती हैं। भींग इधर उधर देखता है तो देखता है कि वांगजी अभी बेड पर नहीं था। भींग उठ जाता है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद भींग जब किचन में आता है तो देखता है वांगजी इस वक्त ब्रेकफास्ट बना रहा था। भींग पीछे से जाकर वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गए, मुझे जगा देते, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना देता। वांगजी मुस्कुरा देता है और पीछे मुड़कर भींग को देखने लगता है और भींग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम थके हुए थे, कल तुम थक चुके थे और फिर भी मैंने वो सब। ऐसा कहकर वांगजी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। भींग स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। वांगजी कहता है, हाँ तो फिर चलो फिर से करते हैं। भींग कहता है, इतने शैतान भी मत बनो, सुबह सुबह ऐसा कौन करता है। वांगजी कहता है, मैं करता हूँ। भींग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, अभी वो सब करोगे। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। भींग वांगजी के हाथ में मारता है और कहता है, हटो, कितना नाश्ता बन गया है मुझे बताओ और बाकी मैं बना लेता हूँ, तुम जाके आराम से बैठो, तुम्हें हेडेक हो रहा होगा ना। और वैसे एक बात बताओ, तुम तो अल्कोहल पीते नहीं हो, तो कल कैसे पी लिया। वांगजी कहता, वो लिली है ना, लिली ने ज़बरदस्ती करके मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिलाकर पिला दिया था,
मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं और डिमांड करने लगा। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुराने लगा। विंग कहता है आज तो पी लिया और कभी मत पीना। वांग जी अपनी 3 उँगली ऊपर करके कहता है जी बॉस, अब अगली बार नहीं पीऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी जाकर डाइनिंग अपनी चेयर पर बैठ जाता है। विंग ब्रेकफास्ट लाकर वांग जी को सर्व करने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग आज हम घूमने चले। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है घूमने चले, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है विंग शायद तुम भूल रहे हो आज संडे है, तो आज तो छुट्टी है ना। विंग कहता है हैं आज छुट्टी है और मुझे पता भी नहीं था, मैं थोड़ी देर और सो जाता। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया था, लेकिन तुम खुद ही उठ गए थे। तो चलो ब्रेकफास्ट जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आज हम मॉल चलते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ मुझे भी शॉपिंग करनी है। तुम्हें पता है घर का कितना सारा सामान खत्म हो गया है, मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, मेरे लिए 1-2 ड्रेसेस लेनी है, तुम्हारे लिए भी ड्रेसेस लेनी है। वांग जी जब विंग की ये बातें सुनता है तो कहता है इसका मतलब आज मैं पूरी तरह से कंगाल होने वाला हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है ऑफकोर्स हस्बैंड, आज तो मैं पूरी तरह से तुम्हें कंगाल कर दूंगा। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है पहले ब्रेकफास्ट फिर उसके बाद तैयार होना। विंग कहता है मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है चुपचाप बैठो और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करने में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वांग जी ज़बरदस्ती विंग को अपने ही लैप पर बैठा देता है और अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। वो दोनों कुछ देर के लिए लवी डबी मोमेंट स्पेंड करते हैं और उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके रेडी होने के लिए चले जाते हैं। आज का पूरा दिन विंग और वांग जी एक साथ एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। विंग कभी कभी वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है। वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसे घूर घूर कर देखता है तो वांग जी पूछता है विंग क्या हुआ, तुम अक्सर मुझे ऐसे घूर घूर कर देखते हो। विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। देखो सारी ओमेगा की नज़र तुम पर ही है। वांग जी इधर उधर देखता है तो सच में सारी ओमेगा वांग जी को ही देख रही थी। वांग जी कहता है उनकी आंखें वो देखे, इससे तुम्हें क्या। विंग कहता है तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो और मेरे अल्फ़ा, तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो वांग जी कहता है जाके एक काम करो, उनकी सबकी आंखें फोड़ कर आ जाओ। विंग कहता है अगर मेरा बस चलता तो मैं फोड़ के आ सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, तुम्हें पता है ना मैं अहिंसावादी हूँ, मैं तो एक चींटी को भी मारना नहीं पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं उनकी आंखें कैसे फोड़ सकता। वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम अहिंसावादी हो, तुम किसी को मारना नहीं पसंद करते हो, तो मैं भी तो सेम हूँ ना, तुम्हें पता है ना मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, मुझे खून खराबा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। विंग और वांग जी दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। इवनिंग को वांग जी और विंग वापस अपने घर आ जाते हैं और उनका फिर से एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। इस बार तो विंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था। यहाँ से हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। वांग जी इस वक्त अपने ऑफिस में था और फाइलें चेक कर रहा था। तभी वांग जी का बॉस वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी हमें इस वक्त अभी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, लिली और तुम मेरे साथ चलोगे। वांग जी और लिली दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद लिली वांग जी के पास आती है और वांग जी के साथ मस्ती करने लगती है। वांग जी लिली को मना करता है और कहता है मेरे साथ ऐसी मस्ती क्यों करती हो लिली, तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ। लिली मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मैरिड हो और तुम अपने ओमेगा हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती हूँ वांग जी, मैं तो तुम्हें अपना बड़ा भाई समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करती हूँ। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है अभी बॉस ने कहा है ना उनके साथ मीटिंग पर जाना है, चलो चलते हैं। उसके बाद वांग जी चलते चलते अचानक से रुक जाता है और लिली की तरफ देखता है और कहता है तुम अपनी ड्रेस चेंज करके आओ, ऐसी ड्रेस पहनकर मीटिंग में नहीं जाते हैं, ये कितने बेकार है और वल्गर है। लिली अपना मुंह बना लेती है और कहती है ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा कहकर लिली वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉस वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों रेडी हो। लिली और वांग जी दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद बॉस कहते हैं चलो चलते हैं, हमें वहाँ से बार बार कॉल आ रहा है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। लिली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है सॉरी अभी चेंज करने का टाइम नहीं है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद लिली और वांग जी और बॉस वो मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वो बिल्डिंग एक न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाली थी। वांग जी और लिली वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर बॉस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में ये कंस्ट्रक्शन साइट बॉस का था, लेकिन लोकल माफिया ने उसे अब हड़प लिया था। बॉस उनसे कहते हैं कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन माफिया बॉस मार देता है और कहता नहीं अब इस पर हमारी नज़र है, हम वापस नहीं दे सकते। वांग जी को महसूस हो चुका था कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। वो लिली से कहता है लिली हमें यहाँ से निकलना होगा, बॉस को यहाँ से चलने को बोलो, ये लोग माफिया हैं, इनसे हम टकरा नहीं सकते। लिली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी तुम इतने डरपोक क्यों हो, बॉस सिर्फ नॉर्मली बात करने आए हैं, बात करके चले जाएंगे। वांग जी लिली की तरफ देखता है और कहता है लिली तुम्हें पता है मुझे माफिया और खून खराबे से डर लगता है और ये सारे माफिया हैं, यहाँ कुछ हो गया तो। लिली कहती है कुछ भी नहीं होगा वांग जी, तुम बेफजूल में डर रहे हो, देखो बॉस बात कर रहे हैं ना, चुपचाप से उनकी बातें हो रही है ना, तो तुम क्यों घबरा रहे हो। वांग जी घबरा रहा था और माफिया बॉस की तरफ देख रहा था। तभी अचानक माफिया बॉस की नज़र लिली पर पड़ती है। लिली बहुत ज़्यादा ही सेक्सी और सेडक्टिव लग रही थी।
माफिया बॉस जब लिली को देखता है तो अपने लिप को लिक करता है और बॉस की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए एक रात के लिए। बॉस से लिली को देखता है और फिर माफिया बॉस की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी बस एक एम्प्लॉय है, आप इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो माफिया बॉस उठ के खड़े हो जाता है और लिली के पास आता है और लिली को टच करने की कोशिश करता है। लिली जल्दी से वांगजी के पीछे जाकर छुप जाती है। वांगजी माफिया बॉस की तरफ देख रहा था, वो भी गुस्से से। माफिया बॉस जब ये देखता है कि वांगजी उसे गुस्से से देख रहा है तो माफिया बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो वांगजी के चिन को कस के पकड़ता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, अपनी नज़रें नीचे करो। वांगजी जब ये सुनता है तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। माफिया बॉस लिली के पास जाता है और उसके कंधे को टच करने लगता है। वांगजी जब ये देखता है तो जल्दी से माफिया बॉस के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, सर ऐसा मत कीजिए। माफिया बॉस जब ये देखता है कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा है तो माफिया बॉस एक मुक्का मार देता है वांगजी की चेस्ट पर। वांगजी दूर जाकर गिरता है। माफिया बॉस अब वांगजी की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ोगे। ऐसा कहकर माफिया बॉस उसे किक करना स्टार्ट कर देता है। माफिया बॉस उसे अपने बेल्ट निकाल कर भी मारता है। वांगजी को बहुत चोटें लग रही थी। उनका बॉस और लिली दोनों ही घबरा रहे थे और कहते हैं, उसे मत मारिए, उसे मत मारिए। लेकिन वो माफिया बॉस वांगजी को मारे ही जा रहा था। वांगजी के मुंह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुका था। लिली ने तो रोना स्टार्ट कर दिया था और वांगजी को बचाने जा रही थी, लेकिन उनका बॉस लिली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लिली अभी वहाँ नहीं जा सकते, अभी उसका ध्यान उस तरफ है, वांगजी की तरफ। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। लिली कहती है, नहीं, मैं वांगजी को छोड़कर नहीं जाऊँगी, वो लोग वांगजी को मेरी वजह से मार रहे हैं। वांगजी उधर मार खा रहा था, उसकी नज़र लिली और बॉस पर पड़ती है। वांगजी इशारे से लिली को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। लिली इशारे में ही मना करती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन उनका बॉस उसके पास आता है और लिली का हाथ पकड़कर लिली को वहाँ से लेकर जाने लगता है। वांगजी लिली को जाता हुआ देख रहा था। वो माफिया बॉस वांगजी को मार रहा था। इतने में माफिया बॉस के लोग भी आ चुके थे जो वांगजी को मार रहे थे। माफिया बॉस कहते हैं कि इसका वीडियो बनाओ, आज तो हमारे पास खेलने के लिए एक यूनिक सामान आया है, इसके साथ जितना चाहो खेल सकते हो। ऐसा कहकर वो वांगजी को उठाते हैं और उसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांध देते हैं और माफिया बॉस फिर से बेल्ट से मारता है। वांगजी चीखे जा रहा था, लेकिन माफिया बॉस नहीं रुक रहा था। लिली और उसका बॉस किसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लिली रोते हुए अपने बॉस की तरफ देखती है और कहती है, सर अब क्या होगा, वांगजी अंदर है। उनका बॉस भी घबरा रहा था। घबराते हुए लिली की तरफ देखता है और कहता है, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा और इनकी शिकायत करनी होगी। लिली कहती है, आपने सही कहा सर, चलिए चलते हैं हम पुलिस स्टेशन, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। लिली और उसका बॉस पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। बॉस जाकर वहां पर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं कि वेन रोहान के बेटे वेन चाओ ने उनके किसी एम्प्लॉय को अपने पास रख लिया है और उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वेन चाओ का नाम सुनते हैं, कोई भी पुलिस वाला शिकायत दर्ज करने के लिए राजी नहीं होता। लिली सबसे कहती है, हमारी मदद कीजिए, वो मर जाएगा, लेकिन कोई भी कुछ सुन नहीं रहा था। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। लिली को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक बेट होती है और एक पुलिस को मार देते हैं। जब पुलिस वाले ये देखते हैं कि लिली ने उन्हें मारा है तो पुलिस वाले लिली को ही उल्टा स्लैप कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर्सन की एंट्री होती है। वो पर्सन जब ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है। एक पुलिस वाला उल्टा लिली की शिकायत करते हुए कहता है, सर इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, इस पेपर वेट से हमारे एक एम्प्लॉय को मारा है। वो पर्सन लिली की तरफ गुस्से से देखता है। लिली अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और कहती है, सर मेरा एक कलीग है, हम अपने बॉस के साथ एक मीटिंग पर गए थे, वहाँ पर बेन रोहन का बेटा बेन चाओ था जिसने मेरे उस कलीग को अपने पास रख लिया है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है, प्लीज़ आप उसको जाकर बचा लीजिए ना। बेन चाओ का नाम सुनते ही वो पर्सन कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिली जल्दी से उस पर्सन के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, सर प्लीज़, वो मेरे बड़े भाई जैसा है, आप प्लीज़ उसे बचा लीजिए, आप वांगजी को बचा लीजिए। वो पर्सन वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वांगजी का नाम सुनता है वो रुक जाता है और लिली की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने। लिली अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उस पर्सन की तरफ देखती है और कहती है, हाँ सर, मेरा दोस्त, वो मेरे बड़े भाई जैसा है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आज सर के साथ हम लोग एक मीटिंग में गए थे वेन चाओ के वहाँ। वेन चाओ ने एक्चुअली में सर की प्रॉपर्टी हथिया ली थी। सर उसी के सिलसिले में वेन चाओ से बात करने गए थे, लेकिन वेन चाओ की गंदी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। वो मेरे साथ गलत करना चाहते थे। वांगजी बीच में आ गया और उन्होंने वांगजी को कर लिया और उसे ट्रोल कर रहे हैं। वो पर्सन जैसे ही ये तो कहता है, वो बिल्डिंग है। का बॉस उस पर्सन को एड्रेस बता देता है और कहता है उस जगह पर है। तो वो पर्सन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो तीनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वांगजी को रखा गया था। जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर बस खून के छींटों के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि किसी को यहाँ से खींचते हुए ले जाया गया है, क्योंकि अभी भी ब्लड के निशान वहाँ पर लगे हुए थे। जब वो पर्सन ये देखता है तो उसका दिल घबरा जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र
बिल्डिंग पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की तरफ जाती है। वो पर्सन जब ये देखता है तो किसी को कॉल लगाता है और कहता है जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। कुछ घंटे इंतजार करने का तो वो पर्सन वहाँ पर आ जाता है। वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया। वो पर्सन सीसीटीवी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आज इस जगह पर क्या हुआ है मुझे देखना है। जब उसका दोस्त ये देखता है तो जल्दी से अपना सारा सामान निकालता है और सीसीटीवी कैमरे को हैक करने लगता है। कुछ देर बाद हैक हो जाता है तो उस कमरे में क्या हुआ था सब दिखाई देता है। वो लोग वांगजी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। लिली जब ये देखती है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और रोने लगती है। वांगजी पूरे ब्लड से कवर हो चुका था। कुछ देर बाद देखकर ऐसा लग रहा था कि वांगजी मर चुका है। वेंचो वांगजी के पास आता है और उसे छूकर देखता है और अपने साथियों की तरफ देखता है और कहता है शायद ये मर गया है, इसे उठाकर किसी गंदे नाली या नदी में फेंक कर आ जाओ। मुझे इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लग रहा है और जल्दी से इस जगह को साफ करो। लिली जब ये देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। वो पर्सन एक बार लिली की तरफ देखता है। उस पर्सन की भी आंखों में आंसू थे। वो लोग देखते हैं कि किस तरह वांगजी को नीचे उतारा जाता है और उसको किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा था। लिली अब देख नहीं पा रही थी। लिली और कहीं चली जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग इस वक्त किचन में खाना बना रहा था, तभी अचानक उसके डोर पर रिंग होती है। विंग वॉच को देखता है और कहता है इस टाइम कौन आया होगा, इस टाइम तो वांगजी के भी आने का टाइम नहीं है। ये सोचकर वो डोर खोल देता है और डोर खोलते ही वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने वही पर्सन था जो उस दिन आया था। विंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है फिर से तुम यहाँ पर। वो पर्सन अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग जब उस पर्सन की ऐसी वॉइस सुनता है तो उसकी तरफ देखता है और कहता है जियांग चैंग कुछ हुआ है क्या, तुम ऐसे साउंड क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसे कहते हुए विंग घबरा रहा था। जियांग चैंग अपनी नज़रें नीचे करता है और कहता है विंग मैं अंदर आ सकता हूँ। विंग दरवाज़ा से दूर हट जाता है। जियांग चैंग अंदर आ जाता है और काउच पर बैठता है। विंग भी उसके पास आकर बैठता है और कहता है जियांग चैंग क्या हुआ है, तुम बहुत दुखी नज़र आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या, क्या अंकल ठीक है या आंट ठीक है या सीजे को कुछ हुआ है। विंग इस तरह से घबरा रहा था। जियांग चैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बताना है। विंग कहता हाँ हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बताओ तो सही, तुम्हें देखकर लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है। जियांग चैंग कहता है तुम्हारा लैपटॉप ला सकते हो। विंग कहता है हाँ हाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है और अपना लैपटॉप लेकर आता है। जियांग चैंग अपने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालता है और कहता है विंग इसे ज़रा देखो। ऐसा कहकर जियांग चैंग उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। विंग जब वो वीडियो देखता है तो विंग की सांसें थम जाती है और जियांग चैंग की तरफ घबराते हुए देखता है और कहता है जियांग चैंग ये क्या है। जियांग चैंग कहता है उन लोगों ने वांगजी को मार डाला। विंग जैसे ही ये सुनता है एक पल के लिए वो स्टेचू हो जाता है। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है कि विंग कुछ बोल भी नहीं रहा है। जियांग चैंग विंग को टच करता है लेकिन तभी विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जियांग चैंग हैरानी से विंग को देख रहा था। जियांग चैंग जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपनी जीप में लाकर बैठा देता है और उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। लगभग 3 घंटे बाद विंग को होश आता है। विंग जब होश में आता है तो जोर से चिल्लाता है और वांगजी का नाम लेने लगता है। तभी जियांग चैंग जो विंडो पर खड़ा था उसे देखता है और कहता है तुम जाग गए। विंग उसकी तरफ देखता है और रोने लगता है। जियांग चैंग अभी भी विंडो के पास खड़ा था और विंडो से बाहर देख रहा था। विंग रोए जा रहा था। जियांग चैंग कहता है कितना अजीब बात है ना, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था, तुमसे बात करने आया था, तुमने मुझसे बात नहीं की। यहाँ तक कि जब मैंने तुम्हें रेड रोज़ बार में बुलाया था तुम वहाँ आए तो थे मुझसे मिलने। मैं इससे पहले अपनी बात कंप्लीट कर पाता तुमने मुझे पीटना शुरू कर दिया और पीट कर वहाँ से चले गए। तुम्हें पता है उस दिन मैं तुमसे क्यों मिलने आया था? मैं एक फ़ाइल लेकर आया था। मैं चाहता था कि तुम स्पेशल फोर्स ज्वाइन करो लेकिन तुमने मना कर दिया। तुम्हें पता है जिन लोगों ने तुम्हारे हस्बैंड यानी वांगी को मारा है, मैं उन्हीं लोगों की फ़ाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैं पुलिस फोर्स में हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं उन लोगों के खिलाफ़ सबूत इकट्ठे करता हूँ मेरे ऊपर के करप्ट ऑफिसर उस फाइल को दबा देते हैं और मेरा काम आगे बढ़ने ही नहीं देते। मैं थक हार के तुम्हारे पास गया था, शायद तुम मेरी कोई मदद कर सको, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उल्टा उस दिन तुम मुझे पीट कर चले गए। ये वही लोग थे विंग जिन्होंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। विंग गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहता है वांगजी बहुत मासूम था, उसे खून खराबा पसंद नहीं था, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था और देखो क्या कर दिया उन लोगों ने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। जियांग चैंग एक मॉकिंगली स्माइल देता है और कहता है हाँ अब तो तुम करोगे ही ना, क्योंकि तुम्हारा अब अपना कोई हार्म हुआ है। उस दिन जब मैं तुमसे मदद मांगने आया तुमने मदद नहीं की। ऐसा ही होता है जब रोड पर किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो आस पास वाले लोग देखकर चले जाते हैं। उस इंसान को उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, बस देखते हैं कब ये मर जाए।
ऐसा ही तुम्हारा हाल है विंग। तुम बहुत अच्छे ऑफिसर थे। तुम जिस भी केस को अपने अंडर लेते थे उस केस पर हमेशा सक्सेस पाते थे। लेकिन जब तुम वांगी से मिले तुमने सब कुछ छोड़ दिया, पुलिस फोर्स छोड़ दी, स्पेशल फोर्स छोड़ दिया। तुमने अपने हस्बैंड के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, एक नॉर्मल ओमेगा वाइफ बनकर रह गए। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आज तुमने अपना हस्बैंड खो दिया। विहिंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जियांग चेंग विहिंग के पास आता है और कहता है, तुम मेरे भाई हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर क्या बीत रही है। मेरी बातें तुम्हें कांटे की तरह चुभ रही हैं, लेकिन रियलिटी यही है विंग। हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमारा कोई हार्म नहीं होता। विहिंग जियांगचेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जियांगचेंग रूम से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी दरवाजे पर रुक जाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, बाय द वे कांग्रेचुलेसन, तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसा कहकर जियांगचेंग वहाँ से चला जाता है। विंग हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। अनजाने में ही विंग का हाथ उसके स्टमक पर चला जाता है। विंग रो रहा था और अपने स्टमक को सहला रहा था और बांगजी को याद कर रहा था। यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। विंग स्पेशल टास्क ऑफिसर था। वो जिस भी केस को अपने अंडर लेता था उस पर हमेशा जीत ही हासिल करता था। विंग बहुत ही क्रूर ऑफिसर था। वो किसी पर भी रहम नहीं करता था। उसके अंडर जो भी क्रिमिनल आते थे विंग को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। आज भी विंग के पास एक केस आया है। विंग अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के ऊपर गुस्सा कर रहा था, चाहे उसके ऑफिसर उससे बड़े हों या छोटे, लेकिन विंग के गुस्से आगे सभी डरते थे। विंग उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अभी तक केस को अच्छी तरह आप लोगों ने हैंडल क्यों नहीं किया। आप लोगों को अच्छी तरह पता है वो लोग क्रिमिनल हैं, फिर भी वो लोग आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के कान में कहता है, सर हम तो उससे बड़े हैं ना, हम तो उसके सीनियर हैं ना, ये हम पर गुस्सा क्यों कर रहा है। उसका सीनियर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है, अभी चुप करो नहीं तो वो हमारा सर फोड़ देगा। तुम्हें पता है उसे गुस्सा कितना आता है। अब गुस्सा निकल रहा है, निकालने दो। वही सबकी तरफ देखता है और कहता है, आज शाम तक मुझे फाइल की सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल पर मिल जानी चाहिए। ऐसा विंग से वहाँ से चला जाता है। जाते ही उसके सीनियर ऑफिसर गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ चला गया, मेरी तो सांस ही रुक जाती। दूसरा ऑफिसर कहता है, सर हम सच में उसके सीनियर हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उसके जूनियर हैं। वो हमें भी डांट कर चला जाता है। उसकी पर्सनालिटी देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक ओमेगा है। वो एक अल्फा की तरह हम पर रूल करके चला जाता है। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है, अभी चुप करो, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। इसलिए चुपचाप जाओ अपने कैबिन में और काम करो। उसने क्या कहा है ना, इस फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। विंग गुस्से में अपने कैबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो हेलो अंकल। दूसरी तरफ से जियांग फेमिया कहते हैं, विंग बेटा क्या आज शाम को तुम हमारे घर आ सकते हो। विंग कहता है, नहीं अंकल मैं घर नहीं आ रहा हूँ, मुझे मेरे ऑफिस में काम है। जियांग फेमिया कहते हैं कि काम बहुत कर लिया है, तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, ठीक है शाम तक आऊँगा, अभी मुझे काम करना है। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है। जियांग फेमिया गुस्से में अपना हेडसेट करते हैं और मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा भतीजा हमारी कोई बात क्यों नहीं सुनता। मैडम यू कहती है कि वो शुरू से ही तो ऐसा है, आपको पता है ना, उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। जियांग फेमिया कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार तो मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। मैडम यू जब सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, विंग की शादी, आपको पता है ना विंग को कोई भी अल्फ़ा पसंद नहीं आता, तो आप उसकी शादी कैसे करवाएंगे। जियांग फेमिया एक डेविल स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग को मैं ब्लाइंड डेट पर भेजूँगा, उसकी शादी में करवा के ही छोड़ूंगा। मैंने उसके फादर से वादा किया था कि उसके बेटे का ख्याल अच्छे से रखूँगा, लेकिन देखो वो कैसा बन गया है, क्रूल हार्टलेस, उसके सीने में दिल ही नहीं है। ऐसा कह के जियांग फेमिया वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू अपना हेडसेट करती है और वहीं काउच पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या विंग ब्लाइंड डेट के लिए जाएगा। मैडम यू अपना हेडसेट करती है और कहती है, कभी नहीं जाएगा, उसको समझाना मतलब पत्थर पर सर दे के मारना है, पता नहीं क्या आज शाम को तो घर में हंगामा होने वाला है। ये सोचकर मैडम यू अपने हेडसेट करती है और वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब विंग जियांग मेंशन में आता है, जियांग फेमिया शुरुआत में तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बाद में जब सबका डिनर हो जाता है जियांग फेमिया विंग को अपने लाइब्रेरी में बुलाते हैं। मैडम यू तो घबरा रही थी कि अभी हंगामा स्टार्ट हो जाएगा और उन दोनों में कहासुनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैडम यू दरवाजे पर ही खड़ी थी। जियांग चेंग कहीं जाने वाला था, लेकिन अपनी माँ को इस तरह खड़ा देखकर माँ के पास आता है और उनके कान में फुसफुसाता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। मैडम यू जल्दी से जियांग चेंग के मुंह पर उंगली रख देती है और कहती है, बिल्कुल एक भी शब्द मत करना, अभी हंगामा होने वाला है। जियांग चेंग भी अपना कान दरवाजे पर लगा देता है और कहता है, कैसा हंगामा। मैडम यू कहती है, अभी शुरू होने वाला है, देखो।
उधर जियांग फेमिया और विहिंग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। जियांग फेमिया विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विहिंग तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मदर और फादर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ अंकल पता है, और ये बात आप कितनी बार दोहराओगे। जियांग फेमिया कहते हैं, मुझे लगता है तुम भूल चुके हो। विंग कहता है, नहीं भूला हूँ अंकल। जैसे ही जियांग फेमिया ये सुनते हैं तो जल्दी से विंग के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, सच में तुम नहीं भूले हो ना, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है और मेरा तुम पर पूरा हक है। विंग हाँ में सर हिला देता है और अपने मन में सोचता है, ज़रूर इनके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। इस तरह से ऐसी बातें तो ये पहले नहीं करते थे, लेकिन अचानक से क्यों कर रहे हैं। विंग हैरानी से अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या हुआ है आपको, आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। जियांग फेमिया जल्दी से विंग से कहते हैं, विंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से अपने अंकल की तरफ देखता है और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं अंकल, आप पागल हो गए हैं। मेरे लिए ब्लाइंड डेट, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अल्फा के नीचे दबकर रह जाऊँ। मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। जियांग फेमिया वहीं बैठे हैं और अपनी आंखों से आंसू बहाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग हैरानी से जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये सब क्या है, आप रो क्यों रहे हो। जियांग फेमिया रोते हुए विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारे मदर और फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से करूँगा। मैंने तुम्हारी परवरिश तो अच्छे से कर ली, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा भी लिया था कि मैं एक अच्छे अल्फा के साथ तुम्हारी शादी करवाऊँगा, लेकिन शायद मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तुम शादी ही करना चाहते। अब मैं क्या करूँ, जब मैं मरूँगा तो किस मुँह से तुम्हारे माँ बाप के सामने जाऊँगा। विंग अपना हेड सेक करता है, गुस्से से अपने दांतों को कस लेता है और कहता है, अंकल आपको अच्छी तरह पता है ना कि मैं शादी नहीं कर सकता। मैं क्या काम करता हूँ, अगर मेरे अल्फ़ा को पता चला कि मैं ये काम करता हूँ तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हारा बायोडाटा फेक बनवाया है। विंग हैरानी से जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, फेक बायोडाटा। कहता है, हाँ मैंने तुम्हारा बायोडाटा फेक बनवाया है। गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, रियली अंकल, आप एक पुलिस कमिश्नर होकर मेरा फेक बायोडाटा बनवाया। जियांग फेमिया हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे पता था कि तुम शादी नहीं करोगे और अपनी रियलिटी किसी को बताओगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा फेक आईडी बनवाई है। विहिंग गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और पास में रखे हुए काउच पर जाकर बैठ जाता है और अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि अब मुझे बताइए आपने क्या क्या फेक लिखवाया है। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैंने ये लिखवाया कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। विहिंग हैरानी से जियांग फेमिया की तरफ देखने लगता है और कहता है, मिडिल क्लास फैमिली। जियांग फेमिया हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ, तभी तो एक अच्छा लड़का मिलेगा। अगर मैं लिख दूंगा कि हम लोग बहुत रिच है तो फिर कोई पैसों की लालच में भी तो तुमसे शादी करने के लिए आ सकता है ना। मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का ही लड़का तुम्हें मिले। विंग अपना हेडसेट करता है और फिर से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, और क्या क्या झूठ बोला है। जियांग फेमिया कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना झूठ लिखा है कि तुम एक कैफ़े में काम करते हो, पार्ट टाइम जॉब। विंग हैरानी से देखता है और कहता है कि मैं और कैफ़े में काम। जियांग फेमिया हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम कुछ दिनों के लिए किसी कैफ़े में जॉब कर लो ना। विंग जब ये सुनता है तो ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है और कहता है, सीरियसली अंकल, मैं किसी कैफ़े में काम करूँगा, इसका मतलब उस किचन में भी काम करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं वो कैफ़े सही सलामत रहे या बम ब्लास्ट हो जाए वहाँ पर। जियांग फेमिया हैरानी से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बम ब्लास्ट, तुम क्या वहाँ ब्लास्ट करने वाले हो। विंग कहता है, वहाँ ब्लास्ट ना भी करूँ, लेकिन आपको पता है ना, जितनी बार भी मैं किचन में गया हूँ तो किचन ब्लास्ट ही हुआ है। जियांग फेमिया याद करने लगते हैं, विंग जितनी बार भी किचन में कुछ बनाने जाता था अक्सर किचन में आग लगा दिया करता था, इसलिए मैडम यू ने किचन से विंग को फॉरबिडन कर रखा था, उसका बिल्कुल बैन था। विंग किचन में जा ही नहीं सकता, अगर किचन में उसे कुछ काम भी है तो मैडम यू पहले ही किचन में चली जाती है और विंग को वो चीज़ लाकर दे देती है जो विंग को चाहिए होता है। कभी विंग को किचन में घुसने ही नहीं दी। जियांग फेमिया ये सोचकर विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने ठीक कहा, तुम किचन में कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम बेटर बन सकते हो। विंग हैरान से जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या कर रहे हो, मैं वेटर बनूंगा, मैं किसी में कैफ़े में जाकर वेटर का काम कर, मैं लोगों को ऑर्डर देता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं लोगों से ऑर्डर। जियांग फेमिया कहते हैं, हाँ लेना ही पड़ेगा, तुम्हें कैफ़े में कुछ दिनों के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है, आज से 10 दिन बाद तुम्हारी ब्लाइंड डेट है। विंग गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं जाने वाला। जियांग फेमिया जल्दी से अपने स्टडी टेबल के एक ड्रॉअर को खोलते हैं और वहाँ से एक बंदूक निकालते हैं और सीधे अपने कान पट्टी पे लगाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं अभी इसी वक्त अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। विंग जब अपने अंकल को इस तरह से देखता है और कहता है, अंकल आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है, आपको पता है ब्लैकमेल करने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, एक पुलिस कमिश्नर को तुम अरेस्ट करोगे।
तुम हाँ बोल रहे हो या मैं अपने आप को शूट कर लूँ? ऐसा कहकर जियांग फेमिया टिकाने ही वाले थे। विंग कहते ओके ओके, बस एक बार ही जाऊँगा ब्लाइंड डेट पर। अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया तो आप मुझे फिर किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजेंगे और शादी करने के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। उसके बाद विंग कुछ भी नहीं कहता और गुस्से वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही विंग ने लाइब्रेरी रूम का डोर ओपन किया, जियांग चंग और मैडम यू धड़ाम से नीचे गिरते हैं। विंग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम यू घबराते हुए खड़ी हो जाती है और जियांग चंग भी खड़ा हो जाता है। मैडम यू कहती है मैं तो बस पूछने आई थी कि तुम लोग चाय या कॉफ़ी कुछ लोगे? विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है मुझे तो इस वक्त जहर की ज़रूरत है, क्या आप दे सकते हो? मैडम यू ना में सर हिलाती है। मैं उसके बाद विंग जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चंग घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तो डैड से मिलाया था। एक्चुअली मैं डैड को मैंने एक मर्डर केस की फाइल दी थी स्टडी करने के लिए। उसके बाद जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है डैड आपने उस फाइल को स्टडी की है? जियांग फेमिया कहता है हाँ कर रहा हूँ, आज तुमसे भी ज़रूरी बात करनी है, आ जाओ। जियांग कहता है मुझे विंग की तरफ फंसाना मत, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। जियांग कहता है नहीं मैं तुम्हारी शादी नहीं देने वाला, आ जाओ मुझे तुमसे कुछ जरूरत करनी है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। मैडम ही अपना हेड सेक करती है और उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है आप दोनों को कॉफ़ी चाहिए? जियांग फेमिया कहते हैं हाँ हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आओ और विंग को भी कॉफ़ी देकर आ जाना। मैडम हाँ में सर हिलाती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियांग फेमिया और जियांग चंग आपस में कुछ केस को लेकर बातचीत करते हैं। विंग गुस्से में अपने रूम में आता है और अपने रूम का सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। मैडम यू जब विंग को कॉफ़ी देने के लिए उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाती है तो विंग गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। मैडम यू विंग को इस तरह से देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है विंग मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया। विंग कॉफ़ी की शक्ल देखता है और फिर मैडम यू की शक्ल देखता है और फिर उसे याद आता है कि उसे उसके अंकल के अनुसार कैफेटेरिया में काम करना होगा। विंग गुस्से से उस कॉफ़ी मग को उठाता है और फेंक देता है। मैडम यू घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और सीधे जियांग फेमिया के पास जाती है और बताती है कि किस तरह से विंग ने कॉफ़ी का मग उठाकर फेंक दिया। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं शायद उसे याद आ गया कि उसे अब कैफेटेरिया काम करना है। ये आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, आपको कहना है कितना गुस्सा है कि आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? जियांग फेमिया कहते हैं हाँ पता है, विंग से के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, लेकिन क्या करें, वो एक ओमेगा है, सारी ज़िंदगी उसे हम अपने घर तो नहीं रख सकते ना। मैडम यू कहती है हाँ पता है, लेकिन ऐसा करके कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? जियांग फेमिया कहते हैं कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने उस लड़के का बायोडाटा देखा है, वो लड़का बहुत अच्छा है और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। मैडम ये उसके बाद कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठे थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जियांग फेमिया विंग की तरफ एक कागज़ देते हैं और कहते हैं आज से तुम्हें इस रेस्टोरेंट में काम करना होगा। विंग अपना मुँह बना लेता है और जियांग फेमिया की तरफ देखने लगता है। जियांग फेमिया पप्पी आइज बना लेते हैं और कहते हैं विंग प्लीज़ बेटा मान जाओ ना। विंग गुस्से में जियांग फेमिया की तरफ देखता है और उस कागज़ को ले लेता है और कहता है ठीक है चला जाऊँगा। ऐसा करके विंग से उठ चला जाता है। जियांग फेमिया ने कैफेटेरिया में पहले से ही विंग की जॉब के लिए बात कर रखी थी, इसलिए विंग जब वहाँ जाता है तो वहाँ का ओनर विंग को जॉब पर रख लेता है। विंग चुपचाप अपना काम करे जा रहा था, लेकिन कभी कभी विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो इरिटेट करते हैं और विंग को जानबूझकर परेशान करते हैं। विंग अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करता है और मन में ही उन लोगों को पीटा करता है, क्योंकि सामने तो वो पीट नहीं सकता, अगर पीट लिया तो उसके अंकल आकर उसकी ही बैंड बजा देंगे, इसलिए विंग मन में ही उनको पीट कर अपने मन को शांत कर लिया करता था। जियांग फेमिया ने विंग को एक अपार्टमेंट भी दिया था जहाँ विंग रहा करता था, कभी कभी वो जियांग मैंसन में जाया करता था। एक दिन जियांग फेमिया विंग को घर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कल तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा इंतजार करेगा। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है सीरियसली अंकल, आपने कहा कि मुझे कैफेटेरिया में काम करना है, मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन ये ब्लाइंड डेट मेरी बस की बात नहीं है। आपको पता है ना, जब भी मैं किसी अल्फा को देखता हूँ तो उसको पीटने को मन करता है। जियांग फेमिया कहते हैं हाँ पता है, लेकिन ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना और उसे पता नहीं चलना चाहिए तुम क्या काम करते हो। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है ठीक है। जियांग फेमिया विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं उसे मैंने तुम्हारे ही कैफ़े में बुलाया है, उससे अच्छे से पेश आना और अच्छे से बातें करना। अगर मैंने सुना कि तुमने कुछ गलत किया और ये रिश्ता टूटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अभी भी मेरे अंडर है, मैं तुम्हें एक फूटी कोरी नहीं दूंगा। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है पैसा किसे चाहिए, मेरे पास वैसे भी बहुत पैसे हैं। जियांग फेमिया कहते हैं हाँ पता है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा सकता हूँ। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है अंकल क्या पिछले जन्म में आपके साथ कुछ बुरा किया है जो आप मुझसे इस तरह से बदला ले रहे हैं? जियांग फेमिया वहाँ से उठकर जाते हैं और कहते हैं नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। विंग जियांग फेमिया को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी मैडम यू आ जाती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग कल तुम्हारी डेट है ना, ब्लाइंड डेट,
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद देती हूँ। विहिंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है मुझे नहीं जाना, मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं पहनकर चला जाऊँगा। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहते हैं उन कपड़ों को पहनते हो तो तुम कहीं से ओमेगा नजर आते हो, उन्हें पहनने के बाद तो तुम पूरा अल्फा बन जाते हो। ऐसा कहकर जियांग फेमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग को शॉपिंग पर ले जाओ, लेकिन शॉपिंग मॉल में मत ले जाना, ऐसे ही नॉर्मल मार्केट में ले जाना। मैं नहीं चाहता कि उस लड़के को पता चले कि हम लोग कितने अमीर हैं, इसलिए नॉर्मल होकर जाना। विंग अपना मुंह बना लेता है और वहीं काउच पर बैठ जाता है। मैडम यू विंग की तरफ देख रही थी। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मैडम यू ने विंग को बिल्कुल ओमेगा की तरह सजा दिया था। विंग जब आईने में अपने आप को देखता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है सीरियसली ये मैं हूँ, आंट ने मुझे क्या बना दिया, मैं तो बिल्कुल जोकर नजर आ रहा हूँ। मैडम यू विंग को देखती है और कहती है तुम जोकर नहीं लग रहे, तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हो विंग, तुम मेरी नज़रों से देखो ना, कोई भी अल्फा तुम्हें देखेगा तो तुम पर लट्टू हो जाएगा। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है इससे पहले मैं उसकी आंखें नहीं फोड़ दूंगा अगर मुझे इस तरह से देखेगा। मैडम यू अपना हेड सेट करती है और कहती है विंग बेटा थोड़ा सा ओमेगा की तरह रिएक्ट करो ना प्लीज़, आज तुम ब्लाइंड वेट पर जाने वाले हो। विंग कहता है उसी बात का तो अफसोस है आंट, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अंकल को देखो, अंकल मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, मैं तो एक नज़र में ही उस लड़के को रिजेक्ट करने वाला हूँ। ऐसा कहकर विंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैडम यू अपना हेड सेट करती है और जियांग के पास आती है और कहती है विंग ने तो कहा है उस लड़के को वो रिजेक्ट कर देगी। जियांग फेमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस लड़के का क्या होगा यू, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। मैडम यू काउच पर आकर बैठती है और कहती है मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन विहिंग की नहीं, उस अल्फा की। आपको पता है ना, अगर उस अल्फा ने कुछ भी ऐसा वैसा हरकत किया तो विहिंग उसका क्या हाल करने वाला है, उसके हाथ पैर तोड़ के रख देगा। जियांग फेमिया कहते हैं हाँ पता है, लेकिन भेजना तो था और अब मैंने भेज दिया। उधर हम विहिंग को देखते हैं। विहिंग जब कैफेटेरिया में पहुंचता है तो सभी लोग विहिंग को हैरानी से देख रहे थे। जो कस्टमर विहिंग को परेशान कर रहे थे वो भी घूर घूर कर विहिंग को देख रहे थे, क्योंकि विहिंग आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नजर आ रहा था। आज विहिंग काम करने के लिए नहीं आया था, जिस वजह से विहिंग एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जो अब विहिंग का फ्रेंड बन चुका था। वो उसके पास आकर बैठता है और कहता है क्या बात है विहिंग, आज तुम तो गजब ढा रहे हो। विहिंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है क्या करूँ, मेरे खड़ूस अंकल ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, आज उसी से मिलना है। फ्रेंड जब ये सुनता है तो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है रियली, आज तुम्हारा अल्फा तुमसे मिलने आ रहा है। विंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है वो मेरा अल्फा नहीं है, मैं तो उसे देखते साथ ही रिजेक्ट करने वाला हूँ। अंकल चाहते हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन मैं रिजेक्ट ही करूँगा। ऐसा कहकर विंग अपना मुंह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद एक अल्फा की उस कैफे में एंट्री होती है। वो अल्फा आकर मैनेजर से बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी से मिलना है, उसका नाम विहिंग है। जैसे ही मैनेजर ये सुनता है तो विहिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है वो रहा। वो अल्फा जब विहिंग की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि विहिंग सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। उस अल्फा की तो नज़र ही नहीं हट रही थी विहिंग को देखने से। विहिंग इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र उस अल्फा पर पड़ती है जो उसी को घूर घूर कर देख रहा था, जिस वजह से विहिंग को बहुत गुस्सा आता है। विहिंग अपनी जगह से उठता है और उस अल्फा के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी ये दोनों ना आंखें फोड़ दूंगा, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। वो अल्फा जब ये सुनता है तो थोड़ा घबराते हुए विंग की तरफ आता है और कहता है हेलो, मेरा नाम लान बांगजी है, आज मेरी ब्लाइंड डेट थी आपके साथ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है अच्छा वो तुम हो। ऐसा कहकर विंग वांगजी को ऊपर से नीचे देखता है। वांगजी ने सिंपल कपड़े पहन रखे थे, आंखों पर चश्मा लगा रखा था, उसके हेयर्स थोड़े मैसी थे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है चलो बात करते हैं। ऐसा कहकर विंग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वांगजी भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी वांगजी को देखता है और कहता है अपने बारे में बताना स्टार्ट करो। वांगजी घबराते हुए कहता है कि मेरा नाम लैन वांगजी है। विंग कहता है ये बात तो तुमने पहले भी बताई थी, अब आगे भी बोलो। वांगजी कहता है मैं एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करता हूँ। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी पर मंथ सैलरी कितनी है। जी विंग की तरफ देखता है और कहता है 15,000 युआन। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है सिर्फ 15,000 युआन, और तुम शादी करना चाहते हो। वांगजी कहता है अब मैं जैसी जॉब करूँगा वैसी ही सैलरी मिलेगी ना, इसलिए तो मैं ब्लाइंड डेट पर आया हूँ कि मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल सके जो मेरे जैसा हो, ज़्यादा अमीर फैमिली से ना हो, जो पैसे में भी गुजारा करना जानता हो। एक्चुअली मैं तो मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि मेरी भी एक फैमिली। विंग वांगजी की बातों को सुन रहा था और अपने मन में सोचने लगता है एक्चुअली में विंग भी तो अनाथ है ना, उसके पास भी तो कोई फैमिली नहीं है। हाँ जियांग फेमिया हैं उसके अंकल, लेकिन वो दूर के रिलेटिव होते हैं, लेकिन अपनी तो खुद की कोई फैमिली नहीं है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है मुझे तुम पसंद आए, लेकिन मैं अभी तुम्हें हाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें 1-2 बार डेट करना चाहता हूँ, उसके बाद तुमसे शादी के लिए हाँ बोलूँगा। वांगजी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग का फ्रेंड वहाँ आ जाता है।
उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाने की कई सारी डिशेस थी। विंग हैरानी से अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है ये सब क्या है। उसका फ्रेंड विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है आज तुम्हारा अल्फा तुमसे मिलने आया है, इसलिए मैनेजर ने अपने साइड से तुम्हें ट्रीट दी है। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है ये सब करने की क्या जरूरत थी। वांग जी कहता है नहीं नहीं, ट्रीट की जरूरत नहीं, इसका बिल मैं दे दूंगा। उसका फ्रेंड कहता है नहीं नहीं, ये मैनेजर की तरफ से आप दोनों ट्रीट है। ऐसा कर कि सारे फूड टेबल पर सजाता है और वहां से चला जाता है। एक्चुअली में मैनेजर को जियांग फैमिली कॉल कर बता दिया था, इसलिए मैनेजर ने ऐसा किया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है चलो खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी फूड की तरफ देखता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। सारा खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नज़र आ रहा था। विंग ने तो खाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन वांग जी खा नहीं रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम नहीं खाओगे। वांग जी कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी विंग बीच में बोल पड़ता है। विंग कहता है तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैनेजर की तरफ हम दोनों को ट्रीट है, इसलिए तुम्हें एक भी पैसा पे नहीं करना होगा। वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं पे कर सकता हूँ। विंग कहता है कहा ना कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप खाना खाने लगता है। लेकिन वांग जी अजीब से फेस बना रहा था। विंग जब ये देखता है तो कहता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। वांग जी घबराते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, पसंद आया है इसलिए खा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से खाने लगता है। लेकिन विंग उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ रहा था कि कुछ और फील हो रहा है। विंग कहता है अच्छा फिर ठीक है, इसके हाफ पैसे मुझे दे देना, मैं खर्च कर लूँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है। वांग जी कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी कैफे के अंदर दो लोकल गुंडों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर मारदार स्टार्ट हो जाती है। विंग उन्हें रोकना चाहता था लेकिन विंग को अपने अंकल जियांग फेमिया की बात याद आती है कि वांग जी के सामने उसे कुछ भी नहीं करना। वांग जी को पता नहीं चलना चाहिए विंग क्या काम करता है, इसलिए विंग अपने आप को रोक लेता है। वांग जी भी उनको देख रहा था और वांग जी भी घबरा रहा था। तभी एक गुंडा आकर वांग जी के टेबल पर आकर गिरता है। दूसरा बंदा आकर उसे गोली मार देता है। जैसे ही वांग जी ब्लड देखता है अचानक से वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को जल्दी से उस कैफेटेरिया से बाहर निकालता है। वांग जी की तरफ है जिसका फेस इस वक्त बहुत पेल नजर आ रहा था। विंग वांग जी को कंसोल करता है और कहता है तुम ठीक हो। वांग जी घबराते हुए हाँ मैं सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग वांग जी को कहता है क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आता। वांग जी कुछ कहने ही वाला था तभी विंग कहता है कि क्या तुम्हें ब्लड देख के वॉमिटिंग आती है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद कुछ नहीं कहता। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग अंदर जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं सकता। विंग वांग जी देखता है और कहता है तुम यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम अंदर मत जाओ। विंग वांग जी की आंखों में अपने लिए कंसर्न देख रहा था जिस वजह से विंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बस पुलिस को फ़ोन करने वाला हूँ। ऐसा कहकर विंग अपना फ़ोन निकालता है और जियांग चंग को कॉल करके सारी बात बता देता है। जियांग चंग विंग को कहता है कि वो थोड़ी देर में आता है। ये सुनने के बाद विंग अपना फ़ोन कट कर देता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पुलिस थोड़ी देर में आ जाएगी, अब चलो यहाँ से चलते हैं। वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। विंग और वांग जी एक साथ रोड पर चल रहे थे। वांग जी बार बार विंग को देख रहा था, विंग भी वांग जी को बार बार देख रहा था। पता नहीं वांग जी को देखने के बाद विंग को ऐसा फील होता है। विंग भी चलते हुए बार बार अपने उस हाथ को देख रहा था जिस हाथ को अभी कुछ देर पहले वांग जी ने पकड़ा था। विंग जब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था तो विंग के बॉडी में अजीब तरह की सनसनाहट हो गई थी जिस वजह से विंग अपने मन में सोचता है आज से पहले कितने ही अल्फाओं ने मेरा हाथ पकड़ा होगा या कितने अल्फा को पकड़कर मैंने पीटा होगा, लेकिन कभी भी मुझे इस तरह का महसूस नहीं हुआ। लेकिन इसके छूने से मुझे अजीब क्यों लग रहा है। विंग चलते हुए यही सोच रहा था और बार बार वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तभी वांग जी बोलता है मुझे कितने पैसे देने होंगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पैसे, तुम्हें क्यों पैसे देने होंगे। वांग जी कहता है उस कैफ़े में हम दोनों ने खाना खाया था ना, तो उसके पैसे तो देने होंगे। विंग कहता है वो खाना वो तो बर्बाद चला गया, तुम्हें भूख लगी है कुछ खाओगे। वांग जी नाम में सर हिला देता है और फिर से चलने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अपना फ़ोन नंबर दो। जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है फ़ोन नंबर। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है अगली बार अगर हम डेट पर आए तो कैसे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, इसलिए तुम अपना फ़ोन नंबर दो। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। विंग जल्दी से वांग जी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और कहता है फिर दोबारा मिलेंगे, मैं मैसेज कर दूंगा कब तुमसे मिलना है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को जाता हुआ रहा था। विंग जियांग मैंसन में आया। जियांग फेमिया और मैडम यू तो विंग का इंतजार कर रहे थे। विंग जैसे ही जियांग मैंसन में एंटर होता है जियांग फेमिया जल्दी से विंग के पास आते हैं और कहते हैं कैसा लगा, लड़का बहुत अच्छा है ना, मैं शादी की डेट फिक्स करूँ। विंग गुस्से से जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है अंकल आज पहली बार उससे मिला हूँ, मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूँ, एक दो बार उसे डेट करूँगा फिर जाकर हाँ बोलूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी रुक जाता है और अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है पता लगाओ कैफे में हमला किसने करवाया था, उन लोगों को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, उन लोगों ने मेरी डेट खराब कर दी। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है।
मैडम यूँ जल्दी से जियांग फेमिया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, इसने क्या बोला। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, लगता है विंग को वो अल्फा पसंद आया है, इसलिए तो दोबारा डेट पर जाने की बात कर रहा है और गुस्सा भी कर रहा है कि उन लोगों ने विंग की डेट खराब कर दी। अब तो उन लोगों की हालत क्या होगी, विंग एक एक को पकड़ कर तोड़ेगा। मैडम यूँ कहती है, अब उसे एक ओमेगा की तरफ पेश आना चाहिए, वो हमेशा अल्फा की तरह रिएक्ट क्यों करता है। जियांग फेमिया जब मैडम यू की ये बात सुनते हैं तो मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू तुम्हें विंग को थोड़ा सा ओमेगा की तरह बनाना होगा। मैडम यूँ हैरान हो जाती है और जियांग फेमिया की तरफ देखती है और कहती है, आप क्या कह रहे हैं, विंग को और ओमेगा, वो ओमेगा की तरफ बिल्कुल नहीं रहने वाला। बड़ी मुश्किल से इसने ये नाटक किया है, मुझे नहीं लगता ये डेट ज़्यादा दिन चलेगी और उस लड़के से इसकी शादी हो पाएगी। जियांग फेमिया कहते हैं, नहीं, इससे ही उसकी शादी होगी, देख लेना, बस तुम एक ओमेगा कैसे चलता फिरता है तौर तरीके, बस विंग को थोड़ा सा सिखा दो। मैडम यूँ कहती है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, कह नहीं सकती कि विंग ये सब सीखेगा। जियांग फेमिया कहते हैं, उसे सीखना ही पड़ेगा, उसे एक ओमेगा की तरह रिएक्ट करना ही पड़ेगा। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग अपने रूम में आता है और फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही विंग अपना हाथ देखता है और उसे धोने जाता है लेकिन रुक जाता है और उस हाथ को गौर से देखने लगता है और फिर उसे स्निप करता है। उसमें से हल्का अल्फा फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे, जबकि वो आ नहीं रहा था, लेकिन विंग को महसूस हो रहा था। विंग उसको स्निप करता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग फ्रेश तो हो जाता है लेकिन उस हाथ को नहीं धोता है, फिर आकर सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जियांग फेमिया विंग के रूम में थे और विंग को जगा रहे थे। विंग अपनी आंखों को मलते हुए जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ अंकल, इतनी सुबह सुबह आप मुझे क्यों जगा रहे हो, आपको पता है ना मैं 10 बजे से पहले नहीं उठता हूँ। जियांग फेमिया विंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी बहुत जल्द शादी हो जाने वाली है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक ओमेगा की तरह रिएक्ट करना चाहिए। विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। ऐसा कहकर विंग फिर से ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जियांग फेमिया अपना हेड शक करते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता ये सीखने वाला है। ऐसा कहकर जियांग फेमिया उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी विंग उठकर बैठ जाता है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जल्दी से फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और सीधे किचन में जाता है। मैडम यू इस वक्त सबके लिए नाश्ता बना रही थी। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, आंट अब क्या कर रही हो। मैडम यू विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। विंग कहता है, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। आज पहली बार विंग ने हेल्प करने की बात कही तो मैडम यू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हैरानी से विंग की तरफ देखने लगी और कह रही है, बेटा तुम क्या कह रहे हो। विंग मुस्कुराता है और कहता है, आंट मैं हेल्प कर दूँ आपकी। मैडम यू हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ सबसे पहले तुम सब्जी कट कर दो, मैं कुछ और बना लेती हूँ। ऐसा कहकर मैडम यू विंग को सब्जी कट करने को कहती है। विंग पहली बार सब्जी कट करने जा रहा था, इसलिए उसे सब्जी कट करनी नहीं आ रही थी। विंग अजीब ही तरीके से सब्जी कट कर रहा था। मैडम यू जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, विंग बेटा ये क्या कर रहे हो। विंग कह रहा है, आंट आपने ही तो कहा था कि मुझे सब्जी कट करनी है। मैडम यू कहती है, कुछ सब्जी बड़ी और कुछ सब्जी छोटी, ये जो छोटी सब्जी है वो जल्दी पक जाएगी लेकिन बड़ी सब्जियाँ नहीं पकेगी, और जब बड़ी सब्जी पकेगी ये छोटी सब्जियाँ सारी गल कर घुल जाएगी। विंग कहता, मुझे सब्जी काटनी नहीं आती आंट। ऐसा कहकर चक्कू फेंक कर मारता है। मैडम यू जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा आराम से सब काम सीखना होता है, इतने आसानी से तुम नहीं सीख पाओगे। ऐसा कहकर मैडम यू खुद सब्जी कट करके विंग को दिखाने लगती है कि विंग को किस तरह की सब्जी काटनी चाहिए। विंग फिर से चाकू लेता है और धीरे धीरे कट करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग सब्जी कट कम कर रहा था और अपनी उंगलियों को काट ज़्यादा रहा था। मैडम यू जब ये देखती है तो विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा तुम सब्जियाँ कट कम कर रहे हो, अपनी उंगलियाँ ज़्यादा काट रहे हो, इस तरह से तो तुम्हारी सारी उंगलियाँ कट जाएगी। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, आंट इस चाकू से इंसान को कट करना कितना आसान होता है, लेकिन ये सब्जी काटना इतना मुश्किल काम क्यों है। मैडम यू मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा तुम नया नया सीख रहे हो ना, इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब्जियाँ भी अच्छी तरह काट पाओगे। विंग हाँ में सर हिलाता है। मैडम यू कहती है, चलो मैं तुम्हारी फर्स्ट एड कर देती हूँ, हाथों से देखो तुम्हारी उंगलियों से खून निकल रहा है। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मैडम यू उसे ले जाती है और उसके हाथों पर बैंडेज कर देती है। उसके बाद मैडम यू विंग की तरफ देखती है और कहती है कि तुम अब यहीं बैठो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तुम्हारे अंकल और जियांग चैंग आता ही होगा। ऐसा कहकर मैडम यू फिर किचन में चली जाती है। विंग वहीं पर बैठा होता है और अपने हाथों की तरफ देखता है। उसके दोनों हाथों में ही बैंडेज लग चुकी थी, उसकी सारी उंगलियां लगभग कट चुकी थी, मतलब पूरा उंगलियां नहीं कटी थी, हल्के हल्के कट्स लग गए थे जिस वजह से खून आ रहा था और मैडम यू ने उस पर बैंडेज कर दिया था। विंग अभी उन्हीं को देख रहा था। तभी जियांग फेमिया और जियांग चैंग भी आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। विंग उनको देखकर उनके पास आकर बैठ जाता है। तभी मैडम यू किचन से आती हैं और सबको ब्रेकफास्ट देने लगती हैं। विंग अपनी उंगलियों की तरफ देखता है और ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है। विंग अभी कुछ खा नहीं पा रहा था। जियांग चैंग जब ये देखता है कि विंग कुछ खा नहीं रहा है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तभी मैडम यू किचन से बाहर आती है और कहती है, इसने अपनी सारी उंगलियां कट कर ली है।
जियांग चंग जब ये सुनता है हैरान हो जाता है। जियांग फेमिया भी विंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते क्या विंग, तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ? विंग अपने हाथ को ऊपर करता है और अपनी उंगलियां दिखाने लगता है। जियांग फेमिया तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जियांग चंग कहता है ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारी उंगलियां कैसे कट गई? तभी मैडम यू कहती है कि ये किचन में सब्जी कट करने की कोशिश कर रहा था, इसने सब्जियां कम कट की है और अपनी उंगलियां ज़्यादा कट की है। जियांग फेमिया जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है, लेकिन जियांग चंग तो जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है विंग, तुम किचन में गए थे, वो भी सब्जी काटने? भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम ये सब नहीं है, तुम ये सब काम नहीं कर सकते। विंग गुस्से से जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, मैं ये सब काम क्यों नहीं कर सकता? जियांग चंग विंग की तरफ देखता है और कहता है ये सब काम एक ओमेगा का होता है, अल्फाओं का नहीं। तो अल्फा ये सब काम कैसे कर सकते हो? विंग से जियांग चंग देखता है, कहता है किसने कहा कि मैं अल्फा हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ। जियांग चंग कहता है हाँ हाँ मैं मानता हूँ तुम एक ओमेगा हो, लेकिन अपने आप को देखा है, किस एंगल से तुम खुद को ओमेगा मान रहे हो? तुम पूरे के पूरे अल्फा लगते हो। विंग से जियांग की तरफ है और कहता है तुम भी तो एक ओमेगा हो ना? जियांग चंग कहता है हाँ, लेकिन मेरे अंदर ओमेगा के गुण हैं और मेरा बॉयफ्रेंड भी है, तुम्हें पता है? ऐसा कहकर जियांग चंग अपनी एक आंख मारता है। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं जियांग चंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जियांग चंग सफका जाता है और कहता है वो डैड में मजाक कर रहा था। जियांग फेमिया कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से विंग के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। जियांग चंग जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर जियांग चंग विंग का फ़ोन ले लेता है। विंग मना करने ही वाला था, लेकिन जियांग चंग मैसेज को ओपन कर लेता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था मुझे तुम पसंद आए हो, मैं तुमसे फिर कब मिल सकता हूँ। नीचे वांगजी लिखा हुआ था। जियांग चंग जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता ओ तुम्हारे अल्फा का मैसेज है, वो तुमसे फिर से मिलना चाहता है। विंग गुस्से में जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है किसी के मैसेज नहीं पढ़ते, क्या तुम्हें इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है? ऐसा कहकर विंग अपना फ़ोन छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग फेमिया, जियांग चंग और मैडम यू जब विंग को इस तरह से देखते हैं तो तीनों के तीनों जोर जोर के हंसने लगते हैं। विंग अपने रूम में आकर अपने फ़ोन को देखता है और सोचता है क्या मैं उसे आज मिलने के लिए बोलूं? फिर विंग कहता नहीं नहीं, आज तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, मैं 2 दिन 3 दिन बाद बोलता हूँ। ऐसा कहकर विंग वॉइस मैसेज भेज देता है कि मैं 3 दिन बाद तुम्हें मिलूँगा और तुम किस कंपनी में काम करते हो उसका एड्रेस भी दे देना, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूँगा। वांगजी ओके कह देता है और उसके बाद अपनी कंपनी का नाम बता देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त अपने रूम में था। मैडम यू किस काम से विंग के पास आई थी, लेकिन जैसे ही मैडम यू विंग के रूम में आती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरे रूम में कपड़े बिखरे हुए थे। मैडम यू हैरानी से विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग बेटा ये सब क्या है? विंग अपना मुंह बना लेता है और मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है आंट क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी? मैडम यू हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले विंग कभी भी शॉपिंग पर जाने के लिए राज़ी नहीं होता था। आज पहली बार विंग राज़ी हो रहा है। मैडम यू कहती हाँ हाँ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने रूम का क्या हालत बना रखा है? विंग कहता है आंट एक भी कपड़े अच्छे नहीं हैं, सारे कपड़े बेकार हैं, मैं जिन भी कपड़े को पहन रहा हूँ उसी कपड़े में मैं बेकार नज़र आ रहा हूँ। मैडम यू मुस्कुरा देती है और कहती है ओ तो तुम्हें अपने अल्फा से जाना है? विंग जब ये सुनता है तो ब्लश करने लग जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। मैडम ये कहती है ठीक है चलो, तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए मुझे बता देना, मैं खरीद दूँगी। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मैडम यू के साथ शॉपिंग के लिए जाता है। वहाँ से बहुत सारे ओमेगा के कपड़े खरीद कर लेकर आता है और विंग पहन कर मैडम यू को दिखा रहा था और कहता आंट ये वाले कपड़े अच्छे लगेंगे या ये वाले, मैं कौन से पहनूँ, किसमें मैं बहुत सुंदर लगूंगा? मैडम यू जब विंग को इस तरह से देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि विंग बिल्कुल एक ओमेगा की तरह रिएक्ट कर रहा था। मैडम यू विंग को एक ड्रेस देती है और कहती है ये वाली ड्रेस पहनो, तुम बहुत सुंदर नजर आओगे। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से उस ड्रेस को पहन लेता है। मैडम यू हल्का सा विंग को मेकअप भी कर देती है। विंग आंट को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और सीधे वांगजी के ऑफिस पहुँच जाता है और वांगजी को मैसेज करता है कि वो उसके ऑफिस के नीचे खड़ा है। वांगजी कुछ ही देर में विंग के पास आ जाता है, लेकिन वांगजी हाँफ रहा था। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है तुम इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? वांगजी कहता है मैं जल्दी जल्दी आ रहा था ना, इसलिए हाँफ रहा हूँ। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है आइंदा इतनी जल्दी जल्दी मत आया करो, धीरे से भी आ सकते हो, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो चलते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है तुम आज पहले से ज़्यादा सुंदर नजर आ रहे हो। विंग अंदर से ही बिलस करता है, लेकिन अपने फेस पर नहीं लाता कि वो शर्मा रहा है। विंग आगे आगे जाने लगता है, वांगजी भी उसके पीछे पीछे आता है। वांगजी विंग से कहता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, मैं टैक्सी बुला लूँ? हम दोनों टैक्सी में जाते हैं। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम ऑफिस कैसे आते जाते हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास स्कूटी है। विंग कहता है तो लेकर आओ ना, आज मैं स्कूटी में घूमना चाहता हूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर में वांगजी अपना स्कूटी लेकर आ जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं चला सकता हूँ? वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग स्कूटी पर बैठ जाता है और वांगजी उसके पीछे
उस दिन विहिंग और वांगजी खूब ही एंजॉय करते हैं। विहिंग के अंदर का बच्चा भी बाहर आ चुका था। दोनों खूब ही मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने डेट एंजॉय करते हैं। अब विहिंग को वांगजी अच्छा लगने लगा था। विहिंग जियांग फेमिया से कहता है उसे वांगजी पसंद आ रहा है। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर मैं शादी की डेट फिक्स करूँ। मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। विहिंग गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है धूमधाम से? आप शायद भूल रहे हो कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई धूमधाम से शादी नहीं होगी। मैंने और वांगजी ने फैसला किया है कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहते हैं विहिंग ऐसा मत करो, मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारी शादी धूमधाम से करने की। विहिंग अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल ये झूठ तो आपका ही फैलाया हुआ है ना। आपने ही तो कहा था उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। जियांग फेमिया अपना मुंह बना लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है जैसा तुम कहो। उसके एक हफ्ते बाद विहिंग और वांगजी की शादी होने वाली थी। शादी वाले दिन विहिंग ने सबके लिए कपड़े डिसाइड कर रखे थे। सबको उनके कपड़े देते हैं तो जियांग फेमिया, मैडम यू और जियांग चंग तीनों ही अपना मुंह बना लेते हैं और कहते हैं हम ये कपड़े पहनेंगे। विहिंग उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है आप लोगों ने ही तो कहा था कि मैं उसे बताऊं कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैंने बताया है कि मेरे अंकल दूर गांव में रहते हैं और एक फार्मर है, तो आप लोग फार्मर की तरह तैयार हो जाइए। विहिंग ऐसा कहकर उन तीनों को तैयार होने को लिए कह देता है। वो तीनों तैयार होकर आ जाते हैं तो विहिंग उनको नकली मूछें भी लगा देता है। जियांग चैंग और जियांग फेमिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जियांग चैंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है इस नकली मूछे की जरूरत क्या थी। विहिंग कहता है तुम लोग गाँव में रहते हो, फार्मर हो, तो उसकी तरह ही वेशभूषा लोगे ना, और तुम यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर भी हो। अगर उसे गलती में देख लिया तो क्या सोचेगा, इसलिए तुम्हें ऐसे ही जाना होगा। जियांग चैंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है आज मेरे भाई की शादी है और मैं कार्टून बनकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सभी लोग जियांग मैंसन से बाहर आ जाते हैं। तभी विंग ने टैक्सी बुला ली थी। जियांग फेमिया जब ये देखते हैं तो कहते हैं बेटा हम अपनी कार से भी तो जा सकते हैं। विंग उनकी तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम कार अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कहकर विंग टैक्सी के अंदर बैठ जाता है और उन लोगों को भी बैठने को कहता है। जियांग चैंग तो अपना मुंह बनाता है। मैडम यू अपनी ड्रेस की तरफ देखती है और कहती है मैं इस ड्रेस में कितनी बेकार लग रही हूँ। विंग कहता है आंट शिकायत करना बंद कीजिए और आकर बैठ जाइए चुपचाप। आप लोगों को ही पड़ी थी ना मेरी शादी कराने की, तो अब मैं शादी कर रहा हूँ तो आप लोग वैसे ही तैयार होंगे जैसा मैं चाहता हूँ। जियांग चैंग और जियांग फेमिया कुछ भी नहीं कहते और आकर कार में बैठ जाते हैं। मैडम यू भी आकर बैठ जाती है। चार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वांगजी वहां पर अकेला ही उनका इंतजार कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वांगजी जल्दी से उन लोगों का स्वागत करता है। विंग जियांग फेमिया, जियांग चैंग और मैडम यू से वांगजी से मिलवाता है और कहता है कि ये उनके दूर के रिश्तेदार हैं। वांगजी उनको वो करता है। उसके बाद वो दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी शादी के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। वांगजी की तरफ से कोई भी नहीं आया था। जियांग फेमिया वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं आया है। वांगजी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है एक्चुअली मैं अनाथ हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वो उसको बुरा लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। कुछ देर बाद उनकी मैरिज हो जाती है। मैडम ये विंग के पास आती है और उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है आंट रोना बंद कीजिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। मैडम ये उसके कान में कहती है लेकिन बेटा तुम जा तो रहे हो ना, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें पता है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती। विंग की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन विंग अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है। जियांग चैंग और जियांग फेमिया भी आकर विंग को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद वांगजी के साथ विंग की विदाई कर देते हैं। आज विंग पहली बार वांगजी के साथ उसके अपार्टमेंट में आता है। जब विंग अंदर आता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा अपार्टमेंट इतना खाली खाली क्यों नजर आ रहा है। वांगजी कहता है इससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए इसलिए मैंने इस अपार्टमेंट को ख़रीदा है, लेकिन ये अभी भी लोन पर है, हर महीने इसकी किस्त जाती है। विंग उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग से कहता है और मुझे नहीं पता कि एक अपार्टमेंट को कैसे सजाया जाता है। मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने सही सजाया है। अब तुम आ गए हो ना मेरे ओमेगा, तो तुम इस अपार्टमेंट को सजा लेना अपने हिसाब से। विंग अपने मन में सोचता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं किस तरह से सजाऊंगा, लेकिन विंग मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। विंग पहले वॉशरूम में जाता है, उसके बाद वांगजी दोनों फ्रेश होकर वापस बाहर आ जाते हैं। वांगजी विंग के पास आता है और घबराते हुए विंग की तरफ दिखता है और कहता है कि आज तो हमारी शादी हुई है ना। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ शादी तो हुई है। वांगजी कहता है तो फिर आज हमारी वेडिंग नाइट। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है तुम क्या चाहते हो। वांगजी ने अभी भी अपनी नज़रें नीचे की हुई थी और कहता है मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें अपना बना लूँ हमेशा के लिए। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तो फिर रुके क्यों हो, जो करना है स्टार्ट करो ना। वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग की आंखों में देखने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे परमिशन दे रहे हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं परमिशन दे रहा हूँ। वांगजी जल्दी से विंग के करीब आता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है।
उसके बाद दोनों एक दूसरे को ही निकट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद बेड पर आ जाते हैं। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मिस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग उठकर बैठता है लेकिन उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था जो इस वक्त सो रहा था। वांगजी सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर विंग कहता है ये एक नंबर का बीस्ट है, जितना स्लो बोलता है लेकिन अपना काम उतना स्लो करता नहीं है। ऐसा कहकर विंग बेड से उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है और वांगजी को देखता है जो इस वक्त सो रहा था। विंग यहाँ से सीधे किचन में चला जाता है और मैडम यू को कॉल लगा देता है। आंटी यू जब ये देखती है कि विंग का कॉल आया तो जल्दी से पिक कर लेती है। आंटी यू भी उस वक्त ब्रेकफास्ट बना रही थी। विंग आंट यू को कहता है आंट मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, कैसे क्या करते हैं मुझे बताओ ना। आंटी यू उसे फ़ोन पर ही सब कुछ बताने लगती है और विंग वैसा वैसा ही करने लगता है। विंग आंटी यू से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी वांगजी उसके पीछे से आकर विंग को हक कर लेता है। विंग जैसे ही वांगजी का टच को महसूस करता है तो वांगजी को खुद से दूर करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। वांगजी स्माइल करता है और कहता है अपने ओमेगा से प्यार। मैडम यू फ़ोन से सारी बातें सुन रही थी और किचन में खड़े खड़े स्माइल कर रही थी। तभी जियांग फेमिया मैडम यू के पास आते हैं और कहते हैं तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। मैडम यू फ़ोन को स्पीकर पर रख देती है और कहती है आप भी सुनिए ना। सर विंग भी भूल जाता है कि वो इस वक्त आंट से बात कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम एक नंबर के बीस्ट हो। वांगजी एक डेविल स्माइल करता है और विंग के पास आता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग वांगजी को अपने से दूर कर रहा था और कहता है तुम सुबह सुबह स्टार्ट हो गए हो, अभी बाहर जाओ मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। लेकिन वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता है और विंग को ब्रांडेड स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग चिल्लाते हुए वांगजी से कहता है वांगजी मुझे नीचे उतारो, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। तुमने रात को बहुत कुछ किया था, अभी भी मेरे बैक में पेन है, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। लेकिन वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता है और सीधे उसे बेडरूम में ले जाता है। जियांग फेमिया और मैडम यू जब ये सुनते हैं तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों ही ज़ोर ज़ोर के हंसने लगते हैं। जियांग चंग तभी वहाँ पर आ जाता है और कहता है आप दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं। जियांग फेमिया और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। जियांग चंग अपना मुँह बनाता है और कहता है पता नहीं मेरी पागल फैमिली है एक नंबर की। ऐसा कहकर जियांग चंग वहाँ से चला जाता है। जियांग चंग के वहाँ से जाने के बाद मैडम यू जियांग फेमिया की तरफ देखती है और कहती है अब आप तो खुश है ना। जियांग फेमिया हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ, विंग को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। उनके बाद से विंग और वांगजी की मैरिड लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, बस कहने के लिए, क्योंकि विंग पर प्रेशर ज़्यादा आ गया था। विंग एक परफेक्ट ओमेगा बनने के चक्कर में अपनी काम को भूल ही रहा था। विंग एक साथ दो दो चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए उसने अपने अंकल से मिलकर फैसला किया कि वो अब ये जॉब नहीं करेगा, वो जॉब छोड़ना चाहता है। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो मना करते हैं, कहते हैं नहीं विंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने काम में अच्छे हो, तुम जैसा ऑफिसर हमें नहीं मिलेगा। लेकिन विंग मना कर देता है और कहता है अंकल नहीं, मैं एक साथ दोनों को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं सिर्फ अब एक ओमेगा बनकर रहना चाहता हूँ, अपने हस्बैंड की केयर करना चाहता हूँ। जियांग फेमिया को ये सुनकर अच्छा भी लगता है लेकिन बुरा भी लगता है कि विंग अपनी जॉब छोड़ रहा है, लेकिन जियांग फेमिया कुछ भी नहीं कहते। जियांग चंग को जब यह पता चलता है तो जियांग चंग विंग पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मना करता है कि वो ये जॉब ना छोड़े, लेकिन विंग जियांग चंग की एक भी बात नहीं सुनता और अपनी जॉब छोड़ देता है। उस दिन के बाद से विंग बिल्कुल परफेक्ट ओमेगा बनने की कोशिश करता है। विंग वांगजी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता था। यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं विंग अभी हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था और अपने स्टमक को सहला रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसता है और अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और जियांग मेंशन के लिए निकल जाता है। उधर जियांग मेंशन में आकर जियांग फेमिया और मैडम यू को सब कुछ बता चुका था। जियांग फेमिया और मैडम यू विंग से हॉस्पिटल में मिलने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन तभी विंग वहां पहुंच जाता है। विंग को देखकर मैडम यू हैरान हो जाती है और जल्दी से विंग को हक कर लेती है। विंग मैडम यू को हक करके थोड़ी देर रोता है, उसके बाद अपने आंसुओं को पोंछता है और जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है अंकल मैं फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। जियांग फेमिया और मैडम यू जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जियांग चैंग भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। मैडम यू विंग की तरफ देखती है और कहती है बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, कम से कम उसकी चिंता तो वापस से फोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरे बच्चे से उसका फादर छीना है। जियांग फेमिया और जियांग चैंग भी विंग को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विंग कहता है नहीं, बच्चा जब तक इस दुनिया में आएगा इससे पहले मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरे बच्चे से उसका फादर छीना है। आप मुझे मना नहीं करेंगे। जियांग फेमिया कुछ नहीं कह पाते हैं। जियांग चैंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर, क्या करना है मुझे बताना, मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग फेमिया विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, हमें अपना हर कदम सोच समझ के रखना है। वो बहुत बड़े लोग हैं, उन पर हाथ देना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हें पता है विंग
वेन रोहान माफिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। उसको इतने आसानी से हम अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। विंग कहता है ठीक है। उस दिन के बाद जियांग चेंग, विहिंग और जियांग फेमिया एक टीम बनकर वेन रोहान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। विंग कई बार वेन रोहान के इलीगल काम जहां हो रहे थे वहां पर बम ब्लास्ट भी करवा देता है। वेन रोहान जिससे परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा दुश्मन उसका पैदा हो गया जो उसके खिलाफ उठकर खड़ा हो चुका है और उससे बदला ले रहा है। वेनचाओ को भी नहीं पता था कि कोई उनसे दुश्मनी मोल ले रहा है। वेनचाओ कुछ आदमियों को इस काम पर लगा देता है कि उनसे बदला कौन ले रहा है उसका पता लगाओ। सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। विंग वेन रोहान से बदला ले रहा था और उसके इलीगल कामों को बर्बाद कर रहा था। इधर देखते ही देखते विंग को 8 महीने कंप्लीट हो चुके थे। 9वां महीना चल रहा था। मैडम ये विंग के पास आती है और कहती विंग बेटा, अब तुम्हें 9th मंथ चल रहा है, तुम्हें अब ये काम रोक देना चाहिए। तुम्हें पता है ना किसी दिन भी तुम्हारी डिलीवरी हो सकती है। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है नहीं आंट, मैंने अपने बच्चे से वादा किया है, वो इस दुनिया में आने से पहले जिसने उसके फादर को उनसे छीना है मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। इसलिए अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। वो दोनों अभी तक जिंदा हैं। जब तक मैं अपने हाथों से उन दोनों को नहीं मार लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद मैडम यू कुछ भी नहीं कहती है। उधर वेन रोहान पता लगाने की कोशिश कर रहा था इस तरह उसे कौन बर्बाद कर रहा है। तभी वेन रोहान को पता चलता है कि जितनी भी जगह वो सब हादसा हुआ है उससे कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जियांग चंग को देखा गया है। वेन रोहान को जियांग चंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है वो एक मामूली सा इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ा है। वेन रोहान अपने आदमियों को कहता है उसकी पूरी फैमिली को उठाकर ले आओ। वेन रोहान के आदमी जियांग मैंसन में पहुंच जाते हैं। जियांग फेमिया, मैडम यू और विंग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वेन रोहान के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। विंग तो उनके साथ फाइट करना चाहता था लेकिन मैडम यू विंग को रोक लेती है और कहती है ऐसी हालत में कुछ भी मत करना। विंग अपनी आंट की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। वेन रोहान के लोग उन सबको अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं। उन सबको वहां लाकर चेयर पर बांध दिया जाता है। वेन रोहान उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा बेटा जियांग चंग कहाँ है। जियांग फेमिया वेन रोहान की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। जियांग फेमिया की बात सुनकर वेन रोहान को गुस्सा आता है और कहता है थोड़ी देर में तुम्हारा बेटा यहाँ होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। विंग को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैडम यू अपनी आंखों के इशारे से बताती है कि इस वक्त गुस्सा करना ठीक नहीं है। थोड़ी देर में जियांग चंग वहाँ पहुँच जाता है। वेन रोहान जियांग चंग की तरफ देखता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसको बहुत मारो, इसकी इतनी हिम्मत, हमें बर्बाद करने चला था। सभी लोग उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग फेमिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन तभी वेनचाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ जाता है। वेनचाओ की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो वो एक डेविल स्माइल करता है। विंग वेनचाओ की तरफ गुस्से से देख रहा था। वेनचाओ वेन रोहान के पास जाता है और कहता है डैड, मैं उस ओमेगा के साथ मजे करना चाहता हूँ। वेन रोहान जब विंग की तरफ देखता है तो कहता है लेकिन वो तो एक प्रेग्नेंट ओमेगा है। वेनचाओ एक डेविल स्माइल करता है और कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं उसके साथ मजे करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वेनचाओ विंग के पास आता है और विंग के फेस को टच करने लगता है। विंग अपना फेस इधर उधर कर रहा था तो वेनचाओ गुस्से में आ जाता है और विंग के चिन को कस के पकड़ लेता है और कहता है एक ओमेगा होकर मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, आज तुम्हारा सारा घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर वेनचाओ विंग का हाथ खोलने लगता है। मैडम यू और जियांग फेमिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार विंग का हाथ खुल गया तो वेनचाओ की तो सामत आ जाएगी। इसलिए मैडम यू और जियांग फेमिया कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसे ही विंग का हाथ खुलता है विंग वेनचाओ को पकड़कर पीटने लग जाता है। रोहान जब ये देखता है तो अपने आदमियों को इशारा करता है। वो लोग भी विंग को रोकने के लिए आते हैं लेकिन विंग उनके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। विंग अपना एक हाथ स्टमक पर रखता है और सबकी तरफ देखने लगता है। मैडम यू और जियांग फेमिया तो दोनों ही घबरा जाते हैं। वेनचाओ और वेनहान जब ये देखते हैं कि विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो वेनचाओ एक डेविल स्माइल करता है और विंग को जोर से धक्का देता है जिससे विंग को और भी ज़्यादा पेन होता है। वेनचाओ विंग के पास आता है और कहता है ओह तो तुम्हारा बेबी बाहर आने वाला है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ उसको बाहर लाने में। ऐसा कहकर वेनचाओ अपने आदमियों की तरफ देखता है। तभी एक पर्सन वेनचाओ के हाथ में नाइफ रख देता है। वेनचाओ विंग को नाइफ दिखाते हुए कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसे बाहर निकालने में, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। ऐसा कहकर वेनचाओ विंग की तरफ बढ़ने लगता है। जियांग चंग, जियांग फेमिया और मैडम यू जब ये देखते हैं तो तीनों के मुंह से चीख निकल जाती है और वेन रोहान की तरफ देखकर कहते हैं उसे रोकिए, ऐसा मत कीजिए, वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की जान खतरे में है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन वेन रोहान तो एक डेविल इस्तेमाल करता है और कहता है तुम्हारे लड़के ने हिम्मत की है हमसे पंगा लेने की, तो ये तो होना ही था ना। वेन रोहान वेनचाओ की तरफ देखता है और कहता बेटा ज़्यादा देर मत करो, उस ओमेगा को तकलीफ हो रही है, उसके बच्चे को बाहर निकाल दो। वेनचाओ एक डेविल इस्तेमाल करता है और कहता है हाँ डैड, मैं अभी इस बच्चे को बाहर निकालता हूँ। ऐसा कहकर वेनचाओ विंग की तरफ बढ़ने ही होता है कि लेकिन अचानक से गन शूट की आवाज़ आती है। वेनचाओ के हाथ में गोली लग जाती है। वेनचाओ हैरानी से सबकी तरफ देख रहा था। विंग भी रोते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी पर्सन अंदर से बाहर आने लगता है। पर्सन के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड टाइप के लोग भी थे जिन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे लेकिन उनके पास एक तरह का बैच था
वो बैच देखकर बेनहान हैरान आता है और कहता है माफिया लॉर्ड हांगवंजुन। तभी वो पर्सन अंधेरे से उजाले में आ जाता है। उसका फेस देखकर विंग, जियांगचैंग, जियांग फेमिया और मैडम यू तो हैरान हो जाते हैं। विंग के मुंह से हल्के से निकलता है वांग जी। वांग जी को देखकर वेंचाओ भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो वही अल्फा हो ना जिसको कुछ महीने पहले हमने मार डाला था। वेंचाओ के पास वांग जी आता है और कहता है हाउ टू टच माई ओमेगा। ऐसा कहकर एक पंच वेंचाओ के फेस पर दे मारता है। वेंचाओ सीधे जमीन पर गिरता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है। विहिंग इस वक्त अपने लेबर पेन को भूल चुका था और वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहा था। लेकिन तभी वांग जी की नज़र विहिंग के लोअर पार्ट पर पड़ती है जहाँ से ब्लड आ रहा था। वांग जी घबराकर विहिंग के पास बैठ जाता है और कहता है विहिंग तुम ठीक तो हो ना। विंग अभी भी हैरानी से वांग जी को देख रहा था। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और एक पर्सन की तरफ दिखता है और कहता है गगा मैं विंग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को मत छोड़ना, इनका हिसाब तो मैं बाद में आकर करता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। विंग अभी भी हैरानी से वांग जी को देख रहा था, लेकिन तभी वेंचाओ बंदूक से फायरिंग करता है। वांग जी वेंचाओ की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है। वेंचाओ कहता है वो ओमेगा मेरा है, उसे यहीं छोड़ दो। वांग जी गुस्से से वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास अभी तुम्हारे साथ लड़ने का समय नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंस चेन के सारे गार्ड्स बेनरोहान और उसके आदमियों को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। लैंस चेन वांग जी से कहते हैं कि वांग जी तुम जाओ, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। ऐसा कहकर लैंस चेन जियांग फेमिया और मैडम यू के पास आते हैं और उन दोनों के हाथों को खोल देते हैं। उसके बाद लैंस चेन जियांग चेंग के पास जाते हैं। जियांग चेंग इस वक्त टूटे फूटे हालत में था। लैंस चेन जियांग चेंग की भी मदद करते हैं। उधर वांग जी विंग को तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। विंग को इस वक्त लेबर पेन हो रहा था, वो जोर जोर से चीख रहा था। वांग जी बाहर ही था और इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। तभी कुछ देर बाद जियांग फेमिया, मैडम यू, जियांग चेंग और लैंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जियांग फेमिया वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम माफिया लॉर्ड हांगवंजुन हो। वांग जी जियांग फेमिया की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। जियांग फेमिया को तो इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कह सकते थे। तभी लैंस सीजन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं कि वांग जी हमें अंकल को बताना होगा। वांग जी सिर्फ हाँ में सर हिलाता है और बेंच पर जाकर बैठ जाता है। जियांग तो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी के पास आता है और कहता है तो फिर तुम जिंदा थे तो तुमने अपने मरने का नाटक क्यों किया। वांग जी इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप है। लेकिन जियांग चंग को अभी भी जी पर बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी के कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। अगर तुम जिंदा थे तो तुमने मेरे भाई को इतनी तकलीफ क्यों दी। तुम्हें पता है मेरा भाई हर दिन तुम्हारे लिए रोता था। तभी लैंस सीजन जियांग चंग के पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़कर वांग जी के कॉलर से अलग करते हैं और कहते हैं जियांग चंग अभी शांत हो जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा लेकिन कुछ देर बाद। अभी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि विंग और उसका बच्चा सेफ तो है ना। जियांग चंग गुस्से से लैंस सीजन की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक स्लैप मार देता है और कहता है तुम माफिया हो और मुझे ये बात तुमने अब तक नहीं बताई। 5 साल से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुम दोनों के दोनों भाई धोखेबाज हो, तुम दोनों ही झूठ बोलते हो। वांग जी तो एक ऑफिस में काम करता है, एक माफिया लॉर्ड होकर झूठ कैसे बोल सकते हो कि तुम एक ऑफिस में वर्क करते हो। तुमने मेरे भाई के साथ धोखा दिया है। जियांग चंग ऐसा चिल्लाते हुए कहता है। तभी एक डॉक्टर वहाँ से गुजरता है और जियांग चंग के पास आता है और कहता है सर ये हॉस्पिटल है, आप इस तरह से यहाँ चीख नहीं सकते हैं। जियांग चंग जब ये सुनता है तो चुपचाप जाकर वांग जी के पास बैठ जाता है। जियांग फेमिया जियांग चंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो ये वही अल्फा है जिसे तुम डेट कर रहे थे। जियांग चंग गुस्से में लैंस सीजन की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। लैंस सीजन भी आकर जियांग चंग के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या विहिंग तुम्हारा वही ओमेगा भाई है जिसके बारे में तुम अक्सर मुझसे बात किया करते थे और कहते थे कि वो स्पेशल फोर्स में है। जियांग चंग गुस्से में लैंस सीजन की तरफ देखता है और कहता है हाँ ये वही भाई है जिसका हस्बैंड मारा गया था, लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारा ये कमीना भाई मेरे भाई का हस्बैंड है जिसने अपनी झूठी मौत का नाटक रचा और मेरे भाई को इतना रुलाया। वांग जी कुछ कहने ही वाला था लेकिन चुप हो जाता है। जियांग चंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को कुछ कहने ही जा रहा था, लेकिन तभी मैडम यू जियांग चंग को रोक देती है और कहते हैं चंग बेटा अभी कुछ नहीं कहना। तभी ऑपरेशन रूम की लाइट बंद हो जाती है और डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी जैसे ही ये देखता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा बेबी था। वांग जी जब उस बेबी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है विंग कैसा है। डॉक्टर कहता है अभी वो ठीक है। ऐसा कहकर डॉक्टर जैसे ही वह बेबी को वांग जी की बाहों में देने जा रहा था, तभी जियांग चंग बीच में आ जाता है और उस बेबी को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है डोंट टच। वांग जी गुस्से से जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है वो मेरा बच्चा है। जियांग चंग कहता है कि इस पर कोई हक नहीं है तुम्हारा। डॉक्टर जब उन दोनों को इस तरह से देखता है तो कहता है प्लीज़ सर ये हॉस्पिटल है, आपका युद्ध का मैदान नहीं, लड़ाई झगड़ा अपने घर जाके कीजिएगा, यहाँ शांति से रहिएगा, ये हॉस्पिटल है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर कॉन्ग्रेचुलेसन आपको बेबी गर्ल हुई है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए अपने बेबी की तरफ देखने लगता है।
वांग जी को इस वक्त अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेने का दिल कर रहा था, लेकिन जियांग चैंग उस बच्ची को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी मैडम यू जियांग चैंग के पास आती है और कहती है, चैंग बच्चे को दे दो। चैंग कहता नहीं, इस पर हक नहीं है वांग जी का। तभी लैन सिचन जियांग चैंग के पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, चैंग ऐसा मत करो, वो फादर है उसका, उस पर पूरा हक है उसका, ऐसे उससे उसके बच्चे को अलग मत करो। जियांग चैंग गुस्से से लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, और जो तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को रुलाया है, तुम्हें पता है सिचन, तुम्हारे भाई की वजह से मेरे भाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है। उसने अपने वजूद तक को हटा दिया। वो स्पेशल फोर्स में एक अच्छे पोजीशन पर था। उसने वांग जी से शादी करने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और एक सिंपल ओमेगा बनकर, हाउसवाइफ बनकर घर पर ही रह गया। लेकिन तुम्हारे भाई ने क्या किया, मेरे भाई से झूठ बोला, उसे धोखा दिया। जियांग चैंग आगे कुछ कहने वाला था, तभी एक पर्सन की एंट्री वहाँ होती है। वो पर्सन अंदर आते हुए कहता है, कहाँ है मेरा ग्रैंड चाइल्ड, मुझे दिखाओ, मुझे उसे देखना है। तभी जियांग फेमिया की नज़र उस पर्सन पर पड़ती है और कहते, कुरेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लैन कुरेन की नज़र भी जियांग फेमिया पे पड़ती है और कहते, फेमिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग फेमिया कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी लैन कुरेन की नज़र जियांग चैंग पर जाती है, जिसकी बाहों में एक छोटा सा बेबी था। लैन कुरेन जल्दी से उसके पास आते हैं और उस बेबी को देखने लगते हैं और लैन सिचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ये सच में मेरी वांग जी का बच्चा है। लैन सिचन हाँ में सर हिला देते हैं। लैन कुरेन जल्दी से अपना हाथ आगे करते हैं और जियांग चैंग से कहते हैं, लाओ मुझे मेरे पोते को देखने दो। जियांग चैंग लैन कुरेन की तरफ देखता है और कहता है, पोता नहीं पोती है। ऐसा कहकर जियांग चैंग उस बेबी को लैन कुरेन को दे देता है। लैन कुरेन बेबी की शक्ल देखता है और कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे वांग जी जैसी हुई है। तभी जियांग फेमिया लैन कुरेन के पास आते हैं और कहते हैं, कुरेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने बताया नहीं। लैन कुरेन जियांग फेमिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये दोनों मेरे भतीजे हैं। ऐसा कहकर लैन कुरेन फिर से बेबी को देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है, पेशेंट को होश आ चुका है, लेकिन इस वक्त पेशेंट लैन वांग जी से मिलना चाहती है। आप में से लैन वांग जी किसका नाम है। वांग जी जल्दी से नर्स के पास आता है और कहता है, मेरा नाम है। तो नर्स मुस्कुरा देती है और कहती है, चलिए पेशेंट आपसे मिलना चाहते हैं। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और नर्स के साथ जाने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग के रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है विंग बैठा हुआ है और वांग जी को देख रहा है। वांग जी स्माइल करते हुए विंग के पास आता है, लेकिन जैसे ही वांग जी विंग के पास बैठता है और विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है, विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और एक जोरदार स्लैप वांग जी को मारता है, जिस वजह से वांग जी सीधे जमीन पर गिरता है और अपने फेस पर हाथ रखता है और कहता है, विंग तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है, तो तुम जिंदा थे, तुम चाइना के सबसे बड़े माफिया लॉर्ड हंगवन जुन हो, तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया वांग जी। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा शांत हो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से विंग के पास आता है। विंग जल्दी से वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, माफिया लॉर्ड हंगवन जुन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वांग जी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरा कॉलर छोड़ो, मैं बताता हूँ ना तुम्हें सारी बातें। विंग कहता है, अभी इसी वक्त मुझे जानना है। वांग जी कहता है, देखो विंग अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, अभी अभी बेबी, तुम्हें पता है हमें बेबी गर्ल हुई है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और अपने दांत के ऊपर दांत रखे हुए कहता है, मुझे पता है, मैंने देखा है उसे, लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तुम माफिया लॉर्ड हंगवन जुन हो, तुम्हें वो ब्लड देख के वोमिटिंग होती थी, ये सब नाटक था ना। वांग जी कहता है, ये नाटक नहीं था। तो कहते कैसे तुम माफिया लॉर्ड बन गए जब तुम्हें ब्लड देख के वोमिटिंग होती है। और मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की। वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब। वांग जी कहता है, एक्चुअली में मेरे अंकल ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, मैं नहीं चाहता था शादी करना, मैं चाहता था कि मेरा ओमेगा मुझे देखते साथ ही रिजेक्ट कर दे, इसलिए मैं इस तरह से तैयार होकर आया था ताकि मुझे देखकर लगे क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी खूबसूरती में खो गया और मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं तुम्हें ही अपना ओमेगा बनाऊंगा। मेरे अंकल नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि हम माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए अंकल ने मेरा झूठा बायोडाटा बनाया था और मैं उसी तरह से रिएक्ट कर रहा था। मुझे तुम बहुत पसंद आए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। विंग अभी भी गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तो फिर एक बार बताओ, तुम तो माफिया फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ब्लड देखकर वोमिटिंग कैसे आ गई तुमको। वांग जी कहता है, मुझे ब्लड देखकर वोमिटिंग नहीं आई थी विंग, मुझे तो एक्चुअली में वो जो खाना था वो खाकर वोमिटिंग आई थी। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वांग जी कहता है, मैं वेजिटेरियन था विंग, लेकिन तुमने सारा खाना नॉनवेज मंगवाया था और मैं नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं सारा खाना खा गया, लेकिन एंड में मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन तब पर्सन आकर मेरे सामने गिरा जिसका ब्लड निकल रहा था और मैंने वोमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। विंग वांग जी की बात सुनकर अपने सर पर मारता है और कहता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना, मैं इतना बड़े अच्छे पोजीशन में ऑफिसर था, मैं ये पता नहीं लगा पाया कि मेरे साथ जो पर्सन है वो माफिया लॉर्ड हंगवन जुन है। वांग जी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली में विंग अंकल ने मेरे सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जिस वजह से तुम्हें कुछ नहीं पता चला। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, फेक डॉक्यूमेंट्स। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ अंकल चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल फैमिली की ओमेगा से शादी करूं। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे अंकल आंट से भी मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं।
विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है अच्छा, सिर्फ मैंने अकेले ने तुम्हें धोखा दिया, क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वांग जी कहता है तुम स्पेशल फोर्स में थे, तुमने क्या कहा कि तुम्हारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अरे अंकल, विलेज में फार्मर है, ये झूठ नहीं बोला तुमने मुझसे। विंग अपनी नज़र इधर उधर करने लगता है। वांग जी कहता है जिस पल बेंचाओ ने मुझे टॉर्चर किया और मरने के लिए बीच रास्ते पर फेंक दिया, मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए को मदद के लिए बुलाया। गगा वहाँ पहुँचे और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मैं कोमा में जा चुका था क्योंकि वेंचाओ ने मेरे सर पर हिट किया था, जिस वजह से मैं कोमा में चला गया था। 6 महीने कोमा में रहने के बाद मुझे जब होश आया तो मैं तुम्हें ढूंढने लगा। तुम अपार्टमेंट में भी नहीं रहते थे, मैं उस विलेज में भी गया जहाँ तुम्हारे अंकल रहा करते थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि ये फेक एड्रेस है। तब से लेकर अब तक मैं तुम्हें बस ढूंढ ही रहा हूँ, तुम्हारा कोई अता पता नहीं चल रहा था। ऐसा कहकर वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें पता है विंग, पहले मैं माफिया लॉर्ड था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने माफियागिरी छोड़ दी, मैंने अपना पोजीशन छोड़ दिया, अब गगा उसको संभालते हैं। मैं अब कोई माफिया लॉर्ड हंगबंजुन नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा हस्बैंड वांग जी बनकर रहना चाहता था। विंग, वो 2 साल जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो मेरे लिए सबसे खास पल थे। मैं उस लाइफ को हमेशा जीना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। लेकिन विंग, मैं माफिया लॉर्ड हांगवंजुन नहीं बनना चाहता, मैं बस बांगजी बनकर रहना चाहता हूँ, 9 to 5 की जॉब करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ। विंग बांगजी की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। विंग रोते हुए बांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ? बांगजी कहता है तुम्हारा भाई चैंग, वो मेरे भाई का बॉयफ्रेंड है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है, हैरानी से बांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, वो दोनों एक दूसरे को 5 साल से डेट कर रहे हैं। जब तुम लोगों को किडनैप किया जाता है तो चैंग के पास एक कॉल आता है। उस वक्त चैंग मेरे गगा के साथ था, जिस वजह से चैंग परेशान होकर मेरे गगा को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। गगा को महसूस हो चुका था कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो मेरे पास आए और हम दोनों चैंग की मदद करने के लिए उस जगह पर पहुंचे। लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि तुम वहाँ पर हो। पहले तो मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन जब बेंचाओ तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया और फिर आगे की कहानी तो तुम जानते ही। विंग सर हिला देता है। तभी सारे फैमिली मेंबर अंदर आ जाते हैं। विंग सबको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इतने सारे लोग। वांग जी सबकी तरफ दिखता है, उसके बाद विंग की तरफ दिखता है और कहता है विंग, ये मेरे अंकल लैन कुरेन है और ये मेरे गगा लैन सिचेन। विंग उन दोनों को वो करता है। लैन कुरेन के हाथ में अभी भी वांग जी का बेबी था। वांग जी जल्दी से कुरेन के पास जाता है और अपनी बेबी को बाहों में ले लेता है। जियांग चैंग आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जियांग चैंग के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कुछ भी मत कहना। वांग जी जल्दी से बेबी को लेकर विंग के पास जाता है और कहता है विंग देखो हमारी बेबी गर्ल हुई है। विंग जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा लेता है। वांग जी जल्दी से अपनी बेबी को विंग के बाहों में दे देता है। विंग जल्दी से बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी के फेस को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन जैसे ही बेबी के फेस को देखता है वो मुंह बना लेता है। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है विंग, तुमने ऐसा फेस क्यों बना लिया? क्या तुम्हें हमारी बेबी गर्ल पसंद नहीं आई? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है मेरी बेटी है तो मेरी तरह ही होगी ना। विंग कहता है तो क्या ये मेरी बेटी नहीं है? इसे 9 महीने मैंने अपने अंदर रखा है, लेकिन देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हुई है। वांग जी विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और विंग के पास आता है और उसके कान में कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो बच्चा आएगा वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और उसके हाथ पर हाथ मारता है और कहता है तुम्हें अभी इसी वक्त ये सब चीज़ें सूझ रही है? वांग जी कहता है नहीं नहीं विंग, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तभी सभी फैमिली मेम्बर एक एक करके विंग से मिलते हैं। विंग सबसे मिलता है। लैन कुरेन आकर विंग से मिलते हैं तो लैन कुरेन विंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और विंग को गौर से देखने लगते हैं। उसके बाद जांग फेमिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग का फेस जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं जाना पहचाना तो लगेगा ही, क्योंकि ये कांगसे का बेटा है। लैन कुरेन जैसे ही ये सुनते हैं तो अपने सीने पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? जांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, विंग कांगसे और वी चांगसे का बेटा है। लैन कुरेन अपने सीने पर हाथ रखकर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाते हैं। विंग हैरानी से जाता देखता है और जांग फेमिया की तरफ देखकर कहता है अब इन्हें क्या हो गया? जांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं एक्चुअली बेटा कुरेन, मैं तुम्हारी आंट, यू, तुम्हारे मॉम डैड, हम सब एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक्चुअली में कुरेन तुम्हारी माँ को पसंद करता था और तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फादर को चुना। लैन सिचन और वांग जी जब ये सुनते तो हैरान हो जाते हैं। लैन सिचन कहते क्या सच में अंकल विंग की माँ को पसंद करते थे? जांग फेमिया हाँ में सर हिलाते हैं। तभी वांग जी कहता है कि अब मैं समझा अंकल ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जांग फेमिया हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हारे अंकल ने अभी तक शादी नहीं की? वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है नहीं अंकल, मेरे अंकल ने अभी तक शादी नहीं की है। एक्चुअली में हम लैंस हैं और लैंस अपनी ज़िंदगी में बस एक बार ही प्यार करते हैं। अंकल ने भी प्यार किया विंग की माँ से।
विंग अपना मुंह बना लेता है और इधर उधर देखने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद मैडम यू सबके तरफ देखती है और कहती है विंग को अब आराम करना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में से वांग जी और विंग, वांग जी जल्दी विंग के पास आता है और कहता है विंग थैंक यू। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। वो वांग जी करा देता है और कहता है मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ऐसा कहकर वांग जी अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है। विंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। विंग इस वक्त किचन में था और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी अभी अपने रूम में सोया हुआ था। वांग जी के पास उनकी प्यारी बेटी लेंसिया थी। विंग ब्रेकफास्ट बनाते बनाते रूम में आता है और वांग जी को जगाने लगता है और कहता है वांग जी उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें ऑफिस जाने में देगी और फिर तुम किचर किचर करोगे कि तुम्हारा बॉस तुम पर गुस्सा करता है। वांग जी उठकर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और एक स्माइल करता है और जल्दी से विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग हनी। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है इस वक्त हनी खाने का टाइम नहीं है, उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें जाने में देर हो जाएगी। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी लेंसिया की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मेरी क्यूट एंजल। ऐसा कहकर वांग जी बेड से उठ जाता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। विंग भी अपना हेड सेट करता है और सीधे किचन में चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। देर में वांग जी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो है कि लेंसिया जाग चुकी थी। वांग जी जल्दी से लेंसिया के पास आता है और उसे फ्रेश करवाता है और उसे तैयार करके रूम से बाहर आ जाता है। तब तक विंग ने ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा दिया था। वांग जी जल्दी से अपने चेयर पर आकर बैठता है और लेंसिया को विंग की बाहों में दे देता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी अपना ऑफिस बैग लेता है और विंग के और लेंसिया के फोरहेड पर किस करता है और उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। विंग लेंसिया की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है चलो बेबी, घर का और भी काम बाकी है। ऐसा कहकर विंग फिर से घर के काम लग जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसे जियांग चैंग का कॉल आता है और जियांग कहता है हमें कहीं जाना होगा। विंग कहता है अभी? जियांग चैंग कहता है हाँ चलना होगा, ठीक है मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। ऐसा कहकर विंग तैयार होने चला जाता है और उसके बाद लेंसिया को बेबी कैरियर में अपनी पीठ पर बांध लेता है और अपनी मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ जाता है और मोटरसाइकिल सीधे जियांग चैंग के पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। जियांग चैंग विंग को देखता है और स्माइल करता है और कहता है इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। तो विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है इसे कहाँ छोड़ कर आता, घर पर कोई था जो इसे छोड़ कर आता। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है कम से कम मोम को कॉल कर देते, मोम आ जाती इसे संभालने के लिए। विंग अपना सर खुजाता है और कहता है एक्चुअली मैं भूल गया था। उसके बाद जियांग चैंग कहता है ठीक है इसे यहीं रख देते हैं और चलते हैं हम दोनों। विंग कहता है नहीं मैं अपनी बेटी कहीं नहीं वाला। ऐसा कहकर विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है। जियांग चैंग विंग को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन विंग अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जियांग चैंग थक हार के कहता है चलो चलते हैं, तुम्हें मनाना नामुमकिन है। उधर वांग जी अपने ऑफिस में पहुंचता है तो लिली से मिलता है। लिली हमेशा की तरह वांग जी के साथ हंसी मजाक करती है। लिली जब वांग जी को जिंदा देखती है तो बहुत खुश हो गई थी। लिली वांग जी को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, इसलिए वांग जी भी उसके साथ उसी तरह से पेश आता था। दोनों हंसी मजाक कर ही रहे थे तभी अचानक लेंसिचन का कॉल आता है। वांग जी फोन पिक करता है। लेंसिचन वांग जी को अपने पास बुलाते हैं। वांग जी लिली की तरफ देखता है और कहता है गगा का कॉल है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और लेंसिचन से जाकर मिलता है। लेंसिचन कहते हैं कि वांग जी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही निकल पड़ते हैं। जियांग चैंग और विंग भी उसी जगह पहुंच जाते हैं और जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी और लेंसिचन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी छिपने लगते हैं। छिपते छिपते चारों एक दूसरे से टकराते हैं। वांग जी विंग को है हैरानी से, विंग भी वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं गगा की हेल्प करने आया हूँ। तो विंग कहता है मैं भी चैंग की हेल्प करने आया हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है तुम चैंग की हेल्प करने आए हो ये बात मानता हूँ, लेकिन तुम सिया को यहाँ क्यों लेकर आए हो। विंग कहता है तो क्या ऐसे घर पर अकेला छोड़ दूँ। वांग जी कहता है कम से कम तुम अपनी आंट के पास तो दे सकते थे और नहीं तो मेरे अंकल के पास छोड़ आते। विंग कहता है इतना टाइम नहीं था मेरे पास। ऐसा कहकर दोनों ही बहस करने लगते हैं। लेंसिचन और जियांग चैंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेंसिचन गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों चुप हो जाओगे, उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर है। जियांग चैंग भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि हाँ हम पहले उस काम को तो खत्म कर ले जिस काम के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ बहुत सारे माफिया गिरोह हैं जिन्हें हमें खत्म करना है। विंग और वांग जी दोनों ही जियांग चैंग और लेंसिचन की तरफ देखते हैं। तभी विंग अपनी बच्ची को अपनी बाहों में लेता है और जियांग चैंग को देते हुए कहता है इसे संभालो, हम दोनों ही सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा कहकर वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं और माफिया गिरोह से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग चैंग और लेंसिचन अभी छुपे हुए थे और उस बच्ची को संभाल रहे थे। लेंसिचन जियांग चैंग के कान के पास आकर कहते हैं चैंग तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे पास भी एक ऐसा छोटा सा बेबी होना चाहिए। जियांग चैंग गुस्से से लेंसिचन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें इस टाइम पर ये बातें सूझ रही है। लेंसिचन हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं देखो ना हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे पास भी एक छोटा सा क्यूट सा बेबी हो जाना चाहिए। जियांग चैंग कहता है घर चलो फिर सोचूंगा। लेंसिचन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग काम खत्म करके उनके पास आ जाते हैं। लेंसिचन वांग जी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। विंग जल्दी से
के पास जाता है और उससे अपनी बेबी को ले लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मेरी क्यूट सिया। वांग जी भी अपनी बेटी को ले लेता है और कहता है मेरा लिटिल एंजल। उसके बाद चारों वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग कार में आकर बैठते हैं। वांग जी अभी भी विंग से बहस कर रहा था कि वो लैन सिया को यहाँ क्यों लेकर आया है। विंग भी वांग जी से बहस किया जा रहा था। लैन सिचन और जियांग चेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैन सिचन मुस्कुरा देते हैं। जियांग चेंग तो अपना अनोइंग फेस बनाता है और विंडो से बाहर देखने लगता है। तो चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।